वेलकम टू स्टडी गो वसीनत। आज इस वीडियो में हम सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 12 कवर करेंगे। इस चैप्टर में सेक्शन 154 से लेकर 176 तक के प्रोविजन दिए गए हैं। ये चैप्टर सीआरपीसी की जान है। ये चैप्टर समझ लिया तो आपका सीआरपीसी का जो बेस है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में ये प्रोविजन देखने को मिलेंगे आपको सेक्शन 173 से लेकर 196 तक चैप्टर नंबर 13 में। तो पुराने वाले सीआरपीसी में ये जो प्रोविजन है और जो नए वाले में है प्रोविजन, इनको ना हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या बदलाव है, क्या डिफरेंस है दोनों में। क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे ना तो बहुत घपड़ चौतीस हो जाएगी, दिमाग की दही हो जाएगी। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 के इस चैप्टर पे मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगी, और वो बनाऊंगी मैं तब जब 2023 वाला ये जो बिल है ये बन जाएगा एक्ट। ऑलराइट। तो चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना पुलिस ऑफिसर्स को कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, या फिर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में कोई मरा है तो वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो इन इन्फॉर्मेशन को मिलने के बाद क्या स्टेप लेगा, क्या इन्वेस्टिगेशन की उसकी पावर होंगी। तो पर्टिकुलरली ये चैप्टर इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन को सीआरपीसी के सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, यानी कि सारी की सारी प्रोसीडिंग जो पुलिस कर रही है या फिर मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन को ऑथोराइज किया इस चीज के लिए, तो वो अगर कर रहा है, क्यों? एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, तो वो सारी प्रोसीडिंग कहलाएंगी इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल प्रोसीजर में पहली स्टेज होती है, ये एग्जीक्यूटिव नेचर की होती है। फिर आती है इंक्वायरी, जो कि सेकंड स्टेज होती है क्रिमिनल प्रोसीजर की। इंक्वायरी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2G में। बेसिकली मजिस्ट्रेट या कोर्ट जब प्राइमा फेसाई केस को फाइंड आउट करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग करती है, चार्जेस फ्रेम होने से पहले, उसको हम कहते हैं इंक्वायरी। चार्जेस फ्रेम होने के बाद जो मजिस्ट्रेट के समक्ष चलती है, कोर्ट के समक्ष चलती है प्रोसीडिंग, वो होती है ट्रायल। तो ट्रायल होती है तीसरी स्टेज क्रिमिनल प्रोसीजर की। फिर आता है जजमेंट, फिर अपील एंड रिवीजन। सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं दो तरह के ऑफेंस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस एज पर सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी वो ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की अथॉरिटी होती है। तो जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में एफआईआर दर्ज होती है सेक्शन 154 में। फिर सेक्शन 156 कहता है कि अब बिना मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिए मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में एनसीआर दर्ज होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, सेक्शन 155 में। बट इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब ऑर्डर आ जाएगा मजिस्ट्रेट का कि कर लो इन्वेस्टिगेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे, सारे के सारे सेक्शन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एफआईआर क्या होती है सबसे पहले हम इस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, और फिर बाकी के जो सारे सेक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मुझे एक फेवर चाहिए कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि वीडियो कैसा लगा। कुछ भी मतलब लिखा करो कमेंट सेक्शन में, बट एटलीस्ट कमेंट सेक्शन भर दिया करो। आईपीसी एंड सीआरपीसी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है इनके पीडीएफ नोट अवेलेबल है। अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस करने के लिए या तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। जब आप मुझे मैसेज करेंगे या फिर मेल करेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी इन सभी के बारे में जो भी आपने परचेस करने के लिए मुझे मेल या मैसेज किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 में दे रखा है सेक्शन 154। इस सेक्शन में FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट है। यहां पर FIR रजिस्टर होती है इस सेक्शन के तहत। अगर पूछ लें कि FIR को सीआरपीसी में कहां पर डिफाइन किया गया है, तो कहीं नहीं डिफाइन किया गया है। आप सेक्शन 154 टिक करके मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे तो FIR रजिस्टर हो रही है, यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है। एक केस आया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रूसी मिस्त्री 1960। इस केस में डिफाइन किया गया था FIR को। कहा यह गया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दी जाती है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को, SHO को, और ये इंफॉर्मेशन होती है फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, और ये नींव रखती है इन्वेस्टिगेशन की, इसी को हम कहते हैं FIR। फर्क नहीं पड़ता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ओरली दी गई हो या राइटिंग में दी गई हो। अगर ओरली दी जाती है तो SHO उसको राइटिंग में रिड्यूस कर लेता है, राइटिंग में रिकॉर्ड करता है, या फिर राइटिंग में अपने डायरेक्शन के तहत किसी और से रिकॉर्ड करवाता है।
फर्क नहीं पड़ता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो आई विटनेस ही दे रहा हो, जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट होते हुए देखा है। कोई भी व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकता है सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के तहत। वो खुद विक्टिम भी हो सकती है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, वो खुद एक्यूज भी हो सकता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करके आया है, वो एक्यूज के बिहाफ पे उसके कोई रिलेटिव्स वगैरह भी हो सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सेक्शन 154 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई इंफॉर्मेशन अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में चाहे राइटिंग में दी जा रही है चाहे ओरली दी जा रही है, अगर ये राइटिंग या ओरली दी जा रही है किसको, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को यानी कि एसएचओ को, और ये इंफॉर्मेशन अर्लीस्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम दी जा रही है, फर्स्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम दी जा रही है, और अगर ये ओरली दी जा रही है एसएचओ को तो एसएचओ क्या करना चाहिए, उसको राइटिंग में रिड्यूस कर लेना चाहिए या तो खुद या फिर अपने डायरेक्शन में उसको रिड्यूस करवा लेना चाहिए राइटिंग में, और फिर उस पर साइन होंगे किसके, उस व्यक्ति के जिसने इंफॉर्मेशन दी है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में, और उस इंफॉर्मेंट को इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी, और जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन है वो इस एफआईआर के जिस्ट को, की पॉइंट्स को अपनी डेली डायरी में, जिसे हम जनरल डायरी, स्टेशन डायरी, रोज नामचा कई नामों से जानते हैं, इसमें वो एंटर करेगा। साथ ही यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 के केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि जब रजिस्टर होती है एफआईआर उससे 24 घंटे के अंदर उसकी ऑनलाइन कॉपी अपलोड हो जानी चाहिए वेबसाइट पर, और जैसे ही लॉन्च हो जाती है एफआईआर वैसे ही क्रिमिनल लॉ आ जाता है मोशन में, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है शुरू, ताकि एविडेंस जुटाए जा सके, ताकि कल्प्रिट को ट्रेस किया जा सके, अरेस्ट किया जा सके और उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके, आगे की कार्यवाही की जा सके। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 154 का सबसेक्शन 1 तो हो गया होगा क्लियर। अब इस सबसेक्शन 1 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा 2 प्रोवाइजो ऐड किए गए, और ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 3 फरवरी 2013 को इन्फोर्समेंट में आया। तो जो प्रोवाइजो ऐड किए गए उनमें से पहला प्रोवाइजो देखो कहता यह है कि ये जो सेक्शंस यहाँ पर बता दिए हैं, इन सेक्शंस के तहत जो पनिशेबल ऑफेंस है वो जिस महिला के अगेंस्ट कमिट किया गया है या फिर जिस महिला के अगेंस्ट उसको कमिट किए जाने का अटेम्प्ट किया गया है, अगर वो महिला दे रही है इंफॉर्मेशन तो उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगी एक महिला पुलिस ऑफिसर या फिर एक महिला ऑफिसर। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेप विक्टिम रेप के ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है तो वो इंफॉर्मेशन एक महिला पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी या फिर कोई महिला ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी। सेकेंड प्रोवाइजो ये कह रहा है कि इन सेक्शंस के तहत पनिशेबल ऑफेंस जिस पर्सन के अगेंस्ट हुआ है या जिस पर्सन के अगेंस्ट किए जाने का अटेम्प्ट किया गया है, अगर वो पर्सन मेंटली या फिजिकली, टेम्पररी रूप से या परमानेंटली डिसेबल्ड है, तो तब पुलिस ऑफिसर उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को या तो उसके रेजिडेंट पर रिकॉर्ड करेगा या फिर जहां उस पर्सन को लग रहा है कन्वीनियंट, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उस जगह पर करेगा रिकॉर्ड, और उस दौरान इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर भी प्रेजेंट रहेगा ताकि वो इंटरप्रेट करके बता सके कि ये जो डिसेबल पर्सन है ये कहना क्या चाह रहा है, ये क्या कन्वे करना चाह रहा है। और जब इस पर्सन के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी तो इस रिकॉर्डिंग को किया जाएगा वीडियोग्राफ्ड, और पुलिस ऑफिसर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पर्सन की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 5A क्लोज A ऑफ सीआरपीसी। अब आप ये एज्यूम करो कि इनमें से किसी भी सेक्शन के तहत पनिशेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और जिसके अगेंस्ट कमिट हुआ है वो पर्सन फिजिकली डिसेबल्ड है या मेंटली डिसेबल्ड है, टेम्परली भी हो सकता है वो ऐसा डिसेबल या परमानेंटली भी हो सकता है। ऑलराइट, आप मान के चलो कि वो डिसेबल है, ऑलराइट, मेंटली या फिजिकली। और उसके लिए यहाँ पे प्रोवाइजो में क्या रखा है ये कि या तो उसके रेजिडेंट पे उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे या फिर जिस जगह उस व्यक्ति को कन्वीनियंट है उस जगह पे उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये जो डायरेक्शन दिया गया है ना इस प्रोवाइजो में, इसको पब्लिक सर्वेंट करता है डिसओबे,
ऐसे व्यक्ति को वो पुलिस स्टेशन में ही बुला लेता है, तो तब आता है आईपीसी के सेक्शन 166A का रोल। तो तब सेक्शन 166A क्लोज ए के तहत पनिशमेंट की लायबिलिटी आती है। वहीं रेप विक्टिम जो होती हैं, उनका अगर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने में अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 पब्लिक सर्वेंट फेलियर करता है, तो तब सेक्शन 166A के क्लोज सी के तहत पनिशमेंट की लायबिलिटी आती है। और दोनों ही मामलों में पनिशमेंट मिलती है 6 मंथ तक के कारावास की कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक के कारावास की, और इसके साथ साथ फाइन भी ऐड होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? देखो, सबसेक्शन 2 वही चीज कह रहा है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली। यानी कि ये कह रहा है कि आपने अगर सबसेक्शन 1 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है, आपने इंफॉर्मेशन दी है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की, और वो रिकॉर्ड हुई है सबसेक्शन 1 के तहत, तो तब आप हुए इन्फॉर्मेंट, आपने उस पर साइन वाइन किया। अब आपको उसकी एक कॉपी तुरंत के तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और वेबसाइट पे तो चढ़ी जाती है। जब एफआईआर रजिस्टर होती है उसके 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पे चढ़ जाती है ऑनलाइन, तो फिर वहां से भी आप निकाल सकते हो कॉपी। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि आप गए एसएचओ के पास कि एसएचओ साहब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करो। ये आप सेक्शन 154 के सबसेक्शन 1 के तहत, यानी कि एफआईआर दर्ज करो भाई, बट एसएचओ करता ही नहीं है। अब आप क्या करोगे? तो आपके लिए एक रेमेडी यहाँ पे दे रखी है ये, कि आप ये चीज कर सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन है ना, आपको जो जानकारी आपको, उस इंफॉर्मेशन का जिस्ट लिखकर पोस्ट कर दो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। और अब ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देखेगा, खुद को सेटिस्फाई करेगा ये कि जो इंफॉर्मेशन इसके पास आई है क्या सही में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में है। अगर सही में कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में, तो तब ये या तो खुद मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगा, या फिर ये अपने सबऑर्डिनेट किसी भी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर देगा कि भाई तू कर ले इन्वेस्टिगेशन। और जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कैसे होगी? वैसी तरीके से होगी जैसे कि सीआरपीसी में बताया गया है। जो ऑफिसर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको वही पावर होंगी जो ऑफेंस के संबंध में होती हैं एसएचओ को। और सेक्शन 36 ऑफ सीआरपीसी तो यही चीज कहता है कि जो एसएचओ के सुपीरियर होते हैं ना, वो एसएचओ की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये चीज भी लिंक कर लेना यहाँ से। तो यानी कि कुल मिलाकर बात सबसेक्शन 3 से निकल कर आती है ये कि अगर एफआईआर रजिस्टर करने से एसएचओ मना कर देता है, तो तब आप जाते हो किसके पास? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। आप नहीं जाते हो, आप राइटिंग में इंफॉर्मेशन का जिस्ट लिखकर भेजते हो बाय पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। इसके बाद दूसरी रेमेडी आपके पास होती है ये, अगर इस रेमेडी से भी आपका मसला हल नहीं हुआ तो दूसरी रेमेडी आपके पास रहती है कि आप सेक्शन 156 के सबसेक्शन 3 के तहत अप्रोच कर सकते हो मजिस्ट्रेट को। फिर भी अगर आपका काम नहीं चला, तब आता है रिट पिटीशन का रोल। ऑलराइट, ये बात हेल्ड हुई थी एम सुब्रमण्यम वर्सेस एस जानकी 2020 के केस में। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन आता है ये कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, काफी चीजें क्लियर हो गई इसके बारे में। अब आप ये बताओ कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? क्या इसको एविडेंस में लिया जा सकता है? क्या आप इसको एविडेंस के रूप में दे सकते हो या नहीं? तो देखो, एक केस आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सी मंगेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का। इस केस में कहते हैं ये कि देखो, जो एफआईआर है वो कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है। उसको एविडेंस में आप एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की तरह नहीं दे सकते हो कि इसी के आधार पे एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया। नहीं, ये सिर्फ होती है क्या? कंफर्मेशन फैक्टर। इससे सिर्फ हम कंफर्म कर सकते हैं इंफॉर्मेंट के एविडेंस को, या हम रिबट कर सकते हैं इंफॉर्मेंट के एविडेंस को, या फिर हम एफआईआर का जो मेकर है उसको कंफर्म कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एफआईआर को यूज किया जा सकता है इंफॉर्मेंट को कोरोबरेट करने के लिए अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और इंफॉर्मेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बाकी ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। बाकी एक केस आया था अग्नु नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
इस केस में बताई गई थी कि अगर एफआईआर कन्फेशनल नेचर की है, मतलब एफआईआर में अगर कन्फेशन किया हुआ है एक्यूज ने, तो क्या उसके आधार पर एक्यूज को सूली पे चढ़ाया जा सकता है? क्या एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है सिर्फ इस वजह से कि उसने एफआईआर में कन्फेशन किया हुआ है? तो इस केस में कहा गया था कि नहीं। इस केस में कहा गया था कि कन्फेशनल एफआईआर एविडेंस में एडमिट नहीं की जा सकती। ये सिर्फ एक्यूज की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए यूज की जा सकती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ही है वो जिसने एफआईआर लॉन्च कराई थी। दैट्स इट। इसके अलावा इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। तो ये कहा गया था इस पर्टिकुलर केस में। एक क्वेश्चन आता है ये कि क्या एफआईआर को रजिस्टर करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी जरूरी होती है? मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए क्या एफआईआर को रजिस्टर करने से पहले? तो केस आया था ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का, जिसमें कहा गया था नहीं नहीं नहीं, ये चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसे मामलों में कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि वो अगर रिसीव करता है इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में तो वो रजिस्टर करे ही करे एफआईआर। अगर वो इस चीज को अवॉइड करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि कुछ मामले यहां पर मेंशन है जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, बट यहां पर भी एज सच कोई जरूरी नहीं है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का किया जाना बिफोर रजिस्टरिंग एफआईआर। और साथ ही ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो एसएचओ है वो इस आधार पे कि उसको तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, जो मामला है वो इसके स्टेशन का नहीं है, इसके स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, इस चीज को आधार बना के वो रिफ्यूज नहीं कर सकता एफआईआर को रजिस्टर करने से। उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। हालांकि फिर उसको वो ट्रांसफर कर सकता है कंसर्न पुलिस स्टेशन में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो फिर जो एफआईआर उसके पास हुई थी लॉन्च वो हो जाएगी 0 एफआईआर, जिसको कोई रेगुलर नंबर नहीं दिया जाएगा। और जिस पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर की गई है वो अब क्या करेगा, 0 एफआईआर मिलने के बाद उसको एक फ्रेश एफआईआर के रूप में रजिस्टर करेगा और इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और जान लो एफआईआर के बारे में कि एफआईआर पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पता ही है आपको, वेबसाइट पर अपलोड की जाती है ना, तो पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और एक्यूज को राइट होता है कि वो सर्टिफाइड कॉपी एफआईआर की ऑब्टेन कर सकता है। अगर उसको सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी जाती है एफआईआर की तो ये चीज मानी जाएगी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन और साथ ही आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। इसके अलावा आपने एक केस ध्यान रखना है, राजेंद्र सिंह वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ये केस पुलिस ऑफिसर की एफआईआर को अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी रजिस्टर करने की ड्यूटी से संबंधित है। पूछ लिया जाता है ये प्रीलिम्स में। तो यहां तक आपका एफआईआर का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो होता है कंप्लीट। तो ये चीज तो आपको क्लियर है कि इंफॉर्मेशन अगर मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की तो तब रजिस्टर होती है एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। अब एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो अब इन्वेस्टिगेशन की क्या पावर है ये बता रखा है सेक्शन 156 में। वहीं अगर बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि डिफाइन है सेक्शन 12 ऑफ सीआरपीसी में, मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं रखते हैं। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके लिए फाइल होती है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, अंडर सेक्शन 155। और पुलिस को ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन की क्या पावर होती है ये चीज भी बता रखा है सेक्शन 155 में ही। दोनों चीजें यहां पर सेक्शन 155 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में बता रखी है। तो सबसे पहली चीज देखो सेक्शन 155 में कही है ये कि अगर एसएचओ को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके स्टेशन के लिमिट में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया है तो वो इस इंफॉर्मेशन के जिस्ट को या तो खुद एंटर करेगा या फिर एंटर करवाएगा उस बुक में जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस बिहाफ में उन ऑफिसर के द्वारा रखा जाना प्रिस्क्राइब किया हुआ है। और जो इन्फॉर्मेंट है जिसने इन्फॉर्मेशन दी है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की, उस इन्फॉर्मेंट को
एसएचओ रेफर कर देगा मजिस्ट्रेट के पास कि ये पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट है, इसके पास चले जाओ, इसको जाके बता दो। अब यहां पर सबसेक्शन 2 ये चीज क्लियर करता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में किसी भी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने की तब तक पावर नहीं है जब तक कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर वो मजिस्ट्रेट नहीं दे देता है जिस मजिस्ट्रेट को उस पर्टिकुलर केस को ट्राई करने का या फिर उस पर्टिकुलर केस को ट्रायल के लिए कमिट करने का जुरिस्डिक्शन होता है, पावर होती है। तो जब तक ऐसा मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ना दे दे तब तक कोई भी ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। अब मान लो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया कि कर लो इन्वेस्टिगेशन, तो अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की क्या पावर होगी जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑथोराइज किया गया है, जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वही पावर होंगी जो कॉग्निजेबल केस में होती है एसएचओ को, बट एक पावर को छोड़ के कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में वो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि अगर कोई केस 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस से संबंधित है और उनमें से अगर एक भी ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का है तो पूरे मामले को मान लिया जाएगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है। फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है, अगर एक भी उनमें से है कॉग्निजेबल ऑफेंस तो पूरे मामले को डीम्ड कर लिया जाएगा कॉग्निजेबल केस। और अब यहाँ पर उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड करने के लिए पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट से सैंक्शन, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर होता है आपका सेक्शन 155 दी एंड। इस सेक्शन का हर एक सबसेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी सबसेक्शन उठा के प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। सेक्शन 156 में पुलिस ऑफिसर की पावर बता रखी है कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने की। तो देखो कह रहे हैं ये कि कोई भी एसएचओ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना किसी कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, किसी ऐसे कॉग्निजेबल केस को जिसको एज पर चैप्टर नंबर 13 ऑफ सीआरपीसी उसके स्टेशन का जुरिस्डिक्शन रखने वाली कोर्ट इंक्वायर करने की या फिर ट्राई करने की पावर रखती है। तो इतनी बड़ी रामायण ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखो पता क्या, बस ये कि कोई भी एसएचओ क्या कर सकता है यहाँ पे विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजेबल केस को। और सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट किया है कॉग्निजेबल केस को, तो जो भी प्रोसीडिंग उसने की है उस प्रोसीडिंग को किसी भी स्टेज पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है इस आधार पे कि उस पर्टिकुलर ऑफिसर को तो अंडर सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी मामले को इन्वेस्टिगेट करने की पावर ही नहीं है। तो इस तरीके से ये चीज क्लियर है यहाँ पे कि जो कोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग को इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग प्रीरोगेटिव होती है एग्जीक्यूटिव की। और ये कहा गया था AR अंतुले वर्सेस RS नायक के केस में। ये केस आपको इस PDF में फुटनोट में पढ़ा हुआ मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग में अगर कोई इरेगुलरिटी होती है तो उससे ना ट्रायल विशिएट नहीं होता है। अब यहाँ पर सबसेक्शन 3 में देखो ये कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 के तहत इम्पावर्ड है, मतलब सेक्शन 190 के तहत इम्पावर्ड है का मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो सेक्शन 190 के तहत किसी ऑफेंस का अगर कॉग्निजेंस ले सकता है, तो अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करने का बाय पुलिस या फिर ऐसा कह लो बाय एसएचओ वो ऑर्डर दे सकता है अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी। मान के चलो कि मजिस्ट्रेट को मिली है कंप्लेंट किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में, तो वो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। वो कॉग्निजेंस लेके सेक्शन 200 में ओथ पर कंप्लेनेंट को और उसके साथ आए हुए विटनेसेस वगैरह को एग्जामिन कर सकता है, या फिर वो सेक्शन 156 के सबसेक्शन 3 में प्रोसीड कर सकता है, जिसके तहत वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी दे सकता है। बट जब वो यहां पर प्रोसीड कर रहा है तो तब ये नहीं कहा जा सकता है कि उसने मामले का कॉग्निजेंस ले लिया है। और जैसा कि ये चीज नहीं कही जा सकती है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि उसको सेक्शन 200 के तहत ओथ पर कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने की भी जरूरत नहीं है। और यहां पर ये कंप्लेंट बन जाती है FIR, यानी कि सेक्शन 190 के सबसेक्शन 1 के क्लोज A में कंप्लेंट जब आती है मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो अगर वो
उस कॉग्निजेबल केस की इन्वेस्टिगेशन का पुलिस को ऑर्डर दे देता है तो फिर वो कंप्लेंट बन जाती है एफआईआर। तो ये तो थी सेक्शन 156 के सबसेक्शन 3 के तहत कॉग्निजेबल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करने की मजिस्ट्रेट की पावर। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि सेक्शन 202 के सबसेक्शन 1 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करने की मजिस्ट्रेट को पावर दे रखी है। तो इन दोनों सेक्शन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है मजिस्ट्रेट को, वो एक दूसरे से कैसे अलग है, ये बताया गया था देवरपल्ली लक्ष्मी नारायण वर्सेस वी नारायण रेड्डी 1976 के केस में। तो देखो पहली चीज तो ये क्लियर ही है आपको कि ये जो सेक्शन है ये चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है, ये वाला सेक्शन दे रखा है चैप्टर नंबर 15 में। तो इस केस में कहा यह गया कि सेक्शन 156 के सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर तभी दे सकता है जब उसने मामले का संज्ञान इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत ले ना लिया हो। अगर संज्ञान ले लिया है तो सेक्शन 200 में प्रोसीड करो, और अगर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देना है तो तब इस वाले सेक्शन में प्रोसीड करो। अगर संज्ञान नहीं लिया है तो तब आप इस वाले सेक्शन के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हो। यानी कि इस सेक्शन के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर। वहीं सेक्शन 202 के सबसेक्शन 1 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर। तो ये बात इस पर्टिकुलर केस में कही गई। लेकिन विनू भाई हरि भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019, इस केस में कह दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 156 के सबसेक्शन 3 के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कॉग्निजेंस लेने के बाद भी दे सकता है अंटिल द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। बट ये चीज तो क्लियर ही नहीं हुई कि यहां पर और यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा रहा है उसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देखो ये है कि यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा रहा है वो कोई लिमिट में रह के नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सेक्शन 202 के सबसेक्शन 1 में जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा रहा है उसके लिए कुछ लिमिटेशन ना इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 में दिए गए प्रोवाइजो में बता रखी हैं। इस सेक्शन में जो इन्वेस्टिगेशन चलती है वो एंड होती है सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 की पुलिस रिपोर्ट में। बट यहां पर चली इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट में एंड नहीं होती है बल्कि नॉर्मल रिपोर्ट में एंड होती है। ऑलराइट, तो बस इतनी बातें आप ध्यान रख लो, बाकी इतना कुछ है नहीं। सेक्शन 157 में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर दे रखा है। कह रहे हैं ये कि सबसे पहली चीज क्या करनी होगी, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देनी होगी मजिस्ट्रेट को। यानी कि जब एसएचओ को मिली ऑफेंस के कमीशन के बारे में एफआईआर तो वो तुरंत मतलब रीजनेबल टाइम के अंदर बिना अननेसेसरी डिले किए इस चीज की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को देगा जिस मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लोज बी पुलिस रिपोर्ट पर ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने की पावर है। और ये चीज करने के बाद, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देने के बाद, जो एसएचओ है या तो खुद प्रोसीड करेगा उस स्पॉट पर जहां पर क्राइम वगैरह हुआ ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, या फिर वो इस चीज के लिए अपने किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट करेगा, किसी भी ऐसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जो उस रैंक से नीचे का नहीं है, जैसा कि इस चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर देके प्रिस्क्राइब की हुई है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, या तो वो खुद प्रोसीड कर रहा है या फिर उसका सबऑर्डिनेट प्रोसीड कर रहा है। कहाँ? टू द स्पॉट ऑफ क्राइम, ताकि केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके, और अगर जरूरी है तो ऑफेंडर की डिस्कवरी के लिए, ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए मेजर्स वगैरह लिए जा सके। अब यहाँ पर सबसेक्शन 1 में जो पहला प्रोवाइजो दिया गया है इसको हम सबसेक्शन 2 के साथ मिलाकर अगर पढ़ें तो ये कह रहा है कि अगर किसी ऐसे ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति के अगेंस्ट दी गई है उसका वो नाम वगैरह बताकर दी गई है और मामला एज सच कोई सीरियस नेचर का नहीं है, तो तब यहाँ पर एसएचओ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑन द स्पॉट प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं कि इस चीज के लिए उसको जरूरी नहीं है कि वो डिप्यूट करे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, क्योंकि ये चीज करना यहाँ पर अब जरूरी नहीं रह जाता है। अगर वो कर रहा है तो वो अलग बात है, बट ये चीज जरूरी नहीं है। और वो ये चीज क्यों नहीं कर रहा है, वो प्रोसीड क्यों नहीं कर रहा है ऑन द स्पॉट फॉर इन्वेस्टिगेशन, या फिर इस चीज के लिए वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट क्यों नहीं कर रहा है, वो इस चीज का रीजन बताएगा अपनी रिपोर्ट में।
क्लोज भी ये कह रहा है कि अगर चीज ये है एसएचओ को अपीयर हो रही कि इन्वेस्टिगेशन करने के सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है, तो तब ये चीज मैंडेटरी है कि वो मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। और क्यों उसको ये अपीयर हो रहा है जिसकी वजह से वो ये स्टेप ले रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, उसके रीजंस वो बताएगा। और साथ ही यहां पर उसके ऊपर मैंडेटरी है कि वो तुरंत इंफॉर्मेंट को नोटिफाई करेगा ये कि भाई मैं ना केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं, या फिर मतलब मैं केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करा रहा हूं। वो भी उस मैनर में, अगर ऐसा कोई मैनर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है तो उस मैनर में। सेकेंड प्रोवाइजो रेप विक्टिम को कुछ सेफगार्ड दे रहा है। क्या? कि जो रेप विक्टिम है उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, या तो उसके रेजिडेंस पर या फिर उस जगह जो कि उसने चूज की है। और जो रिकॉर्डिंग की जा रही है स्टेटमेंट रेप विक्टिम की, वो जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा रेप विक्टिम के पेरेंट्स या फिर गार्जियन या फिर नियर रिलेटिव या फिर लोकेलिटी के सोशल वर्कर की प्रेजेंस में किए जाएंगे रिकॉर्ड। ऑलराइट, तो ये कुछ सेफगार्ड थे रेप विक्टिम के लिए सेकंड प्रोवाइजो में। और सेकंड प्रोवाइजो बाय द सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 इंसर्ट किया गया था। ध्यान रखना है हमेशा ये कि अगर पूछ ले कि कब इनकॉर्पोरेट हुआ, तो कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो 2009 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट 2009 में एनफोर्समेंट में आया था। सेक्शन 158 में बताया रखा है कि सेक्शन 157 में जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के लिए, वो कैसे मजिस्ट्रेट तक पहुंचाई जाएगी, कैसे मजिस्ट्रेट को वो सबमिट की जाएगी। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि हर एक वो रिपोर्ट भेजी जाएगी। कैसे? अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ये डायरेक्ट किया हुआ है कि मैंने ना जनरल या स्पेशल ऑर्डर दे के ये पर्टिकुलर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर इस चीज के लिए अपॉइंट किया हुआ है, और यही आपकी उस रिपोर्ट को लेकर जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, तो तब ये सुपीरियर ऑफिसर लेकर जाएगा मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 157 की रिपोर्ट। और ये सुपीरियर ऑफिसर रिपोर्ट तैयार करने वाले एसएचओ को जो इंस्ट्रक्शंस इसको लग रहा है देना सही, वो इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। और कि मैंने ये इंस्ट्रक्शंस इसको दिए हैं, वो इनको रिपोर्ट में रिकॉर्ड करेगा और फिर ये क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा उस रिपोर्ट को बिना किसी डिले के मजिस्ट्रेट के पास। अब मजिस्ट्रेट को मिल गई है रिपोर्ट, तो अब मजिस्ट्रेट को क्या पावर्स हैं ये बता रखा है सेक्शन 159 में। तो कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो या तो खुद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, या फिर इस चीज के लिए अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर सकता है, या फिर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है। सेक्शन 160 में इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को पावर दे रखी है ये कि इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर रिटन ऑर्डर के थ्रू उस व्यक्ति की अटेंडेंस को रिक्वायर कर सकता है जिस व्यक्ति को मामले के फैक्ट पता है, मामले की परिस्थितियां पता हैं, जो व्यक्ति मामले के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड है, जिसको पता है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किसने किया। तो ऐसे व्यक्ति की अटेंडेंस को रिटन ऑर्डर देकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिक्वायर कर सकता है। लाइक ऐसे बोल सकता है कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है थाने में आओ आप। अब इस पर्सन के ऊपर मैंडेटरी है कि वो व्यक्ति जैसे कि रिक्वायर किया गया अटेंड होने के लिए, तो वो व्यक्ति अटेंड करेगा, थाने में जाएगा, बुलाया गया थाने में तो जाएगा थाने में। अगर वो नहीं जाता है तो तब आईपीसी के सेक्शन 174 के तहत वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। प्रोवाइजो में देखो कह ये रखा है कि अगर 15 साल से कम उम्र का व्यक्ति है वो, अगर वो 65 साल से ज्यादा का है, या फिर वो कोई महिला है, या फिर वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, तो अगर इनमें से कोई सा भी अगर वो व्यक्ति है तो उससे पूछताछ वगैरह जो है पुलिस ऑफिसर उसके घर पे ही जाके करेगा, उसके घर के अलावा कहीं और उसको वो नहीं बुलाएगा। क्योंकि अगर वो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से उसको कहीं और बुलाता है उसके घर के अलावा, तो तब माना जाएगा ये कि उसने सेक्शन 166 ए के क्लोज ए के तहत ऑफेंस कमिट कर दिया है। अब आप ये मान के चलो कि आप प्रोवाइजो में जो व्यक्ति मेंशन है वो व्यक्ति नहीं है और आपको पूछताछ के लिए आपके रेजिडेंस के अलावा कहीं और बुलाया गया है। तो जब बुलाया जाएगा आपको और आप प्रोवाइजो में फॉल नहीं हो रहे हो, तो आपका जो भी रीजनेबल एक्सपेंस होगा वो आपको पुलिस से दिलवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है रूल।
तो इतनी सी बात है सेक्शन 160 में। हेडिंग ध्यान रखना इस सेक्शन की, बाकी ये प्रोवाइजो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेक्शन 161 में पुलिस ऑफिसर कर रहा है विटनेस का एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे पहली चीज ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर के तहत जो भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसको हम शॉर्ट टर्म में कह रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, एक तो ये, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर के रिक्विजिशन पर कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर एक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कि उस रैंक से नीचे का नहीं है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू प्रिस्क्राइब किया हुआ है इस चीज के लिए। तो इन दोनों में से जो भी है उनके लिए कह रहे हैं ये कि ये क्या कर सकता है, अगर कोई पर्सन ऐसा लग रहा है कि ये तो मामले के फैक्ट से एक्विंटेड है, मामले के परिस्थितियों से एक्विंटेड है, तो ऐसे पर्सन को ये कर सकते हैं ओरली एग्जामिन। और ओरली एग्जामिन करते टाइम ये किसी भी तरह का शपथ, अफर्मेशन वगैरह उसको नहीं दिलाएंगे। और जिस व्यक्ति को ओरली एग्जामिन किया जा रहा है उसके ऊपर ये बाउंडेशन है कि वो पूछे गए सभी क्वेश्चन के सच्चे सच्चे आंसर बताएगा। अगर वो आंसर बताने से रिफ्यूज करता है तो वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी पनिशमेंट के लिए। वहीं अगर वो गलत आंसर बताता है तो तब वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 202 एंड 203 ऑफ आईपीसी। बट यहां पर एक चीज है, क्या चीज, कि वो ऐसे क्वेश्चन के आंसर करने से मना कर सकता है जो पुलिस ऑफिसर ने पूछे हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनकी वजह से क्या हो सकता है, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्ज एक्सपोज हो सकता है। ये एक्सपोज हो सकता है कि वो किसी पेनल्टी के लिए लायबल है, या फिर ये एक्सपोज हो सकता है कि वो किसी फोरफीचर के लिए लायबल है। तो इस तरह के चीजों को एक्सपोज करने वाले क्वेश्चन के आंसर करने से वो व्यक्ति रिफ्यूज कर सकता है, जिसको ओरली एग्जामिन कर रहा है पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी। और इस बारे में नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी के केस में कहा गया कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने से रिफ्यूज करने का प्रोटेक्शन मिला हुआ है अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। और क्यों मिला हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 20 के क्लोज 3 में फंडामेंटल राइट मिलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट। तो इस राइट को इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर भी अप्लाई किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 में बता रखा है ये कि जैसे कि 161 के बयान जो दे रहा है विटनेस, वो ओरली दे रहा है, ओरली बता रहा है चीजों को बिना ओथ के। तो अब ओरली जैसे कि वो बता रहा है तो वो स्टेटमेंट सबसेक्शन 3 में पुलिस ऑफिसर के ऊपर है ये चीज कि वो उसको रिकॉर्ड भी कर सकता है। कैसे, उसका लिखत तैयार करके, या फिर ऑडियो या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर सकता है। अगर वो लिखत तैयार करता है तो उसके ऊपर ये चीज मैंडेटरी है कि हर एक पर्सन ने क्या स्टेटमेंट दिया उसको वो सेपरेटली लिखत में लिखेगा और ट्रूली लिखेगा। और ये जो 161 के बयान हैं ये बेसिकली रिकॉर्ड होते हैं एज पर सेक्शन 172 सबसेक्शन 1A ऑफ सीआरपीसी। कहाँ पे, पुलिस ऑफिसर की केस डायरी में। सेकेंड प्रोवाइजो सबसेक्शन 3 में 2013 में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके द्वारा इंसर्ट किया गया। ये प्रोवाइजो ये कहता है कि इनमें से किसी भी सेक्शन के तहत पनिशेबल ऑफेंस अगर किसी महिला के अगेंस्ट कमिट किया गया है या किसी महिला के अगेंस्ट कमिट करने का अटेम्प्ट किया गया है और वो महिला अगर स्टेटमेंट दे रही है तो वो स्टेटमेंट एक महिला पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी या फिर एक महिला ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी। तो जैसा कि 161 के जो बयान हुए हैं उनको लिखत में रिकॉर्ड करना मैंडेटरी नहीं है सबसेक्शन 3 के तहत। और एज पर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी बयान देने वाले व्यक्ति को उन पर साइन करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से इन बयानों की एज सच कोई उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि इन बयानों को अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बयान देने वाले व्यक्ति को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है बाय एक्यूज या फिर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट बाय प्रोसिक्यूशन साइड। और इस कंटेक्स्ट में एक केस है सुप्रिया जैन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 का। इस केस में कहा गया कि अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी पुलिस ऑफिसर को और फिर वो राइटिंग में रिड्यूस कर ली जाती है और आपने वो स्टेटमेंट दी है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो उस स्टेटमेंट को जो राइटिंग में रिड्यूस किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, पुलिस ऑफिसर आपको बोल नहीं सकता है कि आप उस पर साइन करो। और अगर आपको बोलता है कि साइन करो और आपने साइन करने से रिफ्यूज कर दिया तो तब आप
आईपीसी के सेक्शन 180 के तहत पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होते हो, क्योंकि सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी सीधा सीधा ये कहता है कि चैप्टर नंबर 12 ऑफ सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आप पुलिस ऑफिसर को देते हैं स्टेटमेंट जिनको राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है अगर, तो फिर आपको ना उन स्टेटमेंट को साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 180 तब लगता है जब लीगली पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज है किसी स्टेटमेंट पर आपसे साइन करवाने के लिए और आप तब साइन करने से रिफ्यूज कर रहे हो, तो तब लगता है आईपीसी का सेक्शन 180। यहाँ पर तो 162 सेक्शन जो है सीआरपीसी का वो सीधा सीधा मना कर रहा है कि साइन की जरूरत ही नहीं है, साइन होंगे ही नहीं उन स्टेटमेंट पे, तो फिर कैसे लग सकता है आईपीसी का सेक्शन 180? तो ये केस आपने ध्यान रखना है। तो ये जो चीज सेक्शन 162 की अभी मैंने आपको बताई, इसको अगर हम ढंग से पढ़ें तो सेक्शन 162 कहता क्या है? ये कहता है कि मान लो आपने कोई स्टेटमेंट दी है पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ना तो इन्वेस्टिगेशन से पहले ना ही इन्वेस्टिगेशन के बाद, बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान चैप्टर नंबर 12 के तहत। तो आपकी स्टेटमेंट को अगर राइटिंग में कर लिया जाता है रिकॉर्ड, मतलब उसका रिटन तैयार कर लिया जाता है, तो तब आपको नहीं बोला जाएगा कि आप उस पर साइन करो, और अगर बोला भी जा रहा ना तो आप उस पर साइन नहीं करोगे, आप मना कर सकते हो। और ना ही जो आपका स्टेटमेंट है या फिर उसका कोई रिकॉर्ड केस डायरी में या फिर किसी और तरीके से उसको अगर रिकॉर्ड किया गया था तो वो, और ना ही आपके स्टेटमेंट का कोई पार्ट या उसको अगर रिकॉर्ड किया गया था तो उसका कोई पार्ट, जो प्रोवाइजो में बता रखा है ना पर्पस, उसके अलावा किसी इंक्वायरी या ट्रायल में किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आपने स्टेटमेंट दिए हैं उनको अगर राइटिंग में रिड्यूस किया गया है और आप कोई ऐसे विटनेस हैं जिसको ऐसी इंक्वायरी या ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने बुलाया था, तो तब आपकी स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट अगर ड्यूली प्रूव होता है तो उसको ना यूज किया जा सकता है एक्यूज के द्वारा अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आपको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, और प्रोसिक्यूशन के द्वारा विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आपको अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। और अगर आपके स्टेटमेंट को आपको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है तो तब कोई भी पार्ट आपके स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई भी मैटर अगर उठा है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके री एग्जामिनेशन में भी यूज किया जा सकेगा। बट जो बातें हमने इस सेक्शन में पढ़ी वो अप्लाई नहीं होती हैं उन स्टेटमेंट पर जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के सबसेक्शन 1 में फॉल होती हैं, और ना ही सेक्शन 162 में जो भी बातें हमने पढ़ी वो अफेक्ट करेंगी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 को। तो यहां पर आपका सेक्शन 162 होता है कंप्लीट। अब यहाँ पर सेक्शन 163 में पुलिस ऑफिसर को और पर्सन इन अथॉरिटी को बोला गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन 24 दे रखा है ना उसका ख्याल रखो, यानी कि आप कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं कर सकते हो ऐसा जो बता रखा है प्रोहिबिट सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। और इस सेक्शन को ना आप रिलेट कर सकते हो सीआरपीसी के सेक्शन 316 से। सेक्शन 164 में दो तरह के बयान, कन्फेशनल, नॉन कन्फेशनल, रिकॉर्ड हो रहे हैं। कौन रिकॉर्ड कर रहा है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्क नहीं पड़ता है कि इनको मामले का जुरिसडिक्शन है या इनको मामले का जुरिसडिक्शन नहीं है। तो ये सेक्शन जो है आपका 164 पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। इसमें पूरे सेक्शन में से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। इस सेक्शन के साथ आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24, 25, 26, 29 ये कुछ सेक्शन है जो लिंक कर सकते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 463 आप इससे लिंक कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कहा यह गया है कि कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्क नहीं पड़ता है कि उसको मामले का जुरिसडिक्शन है या जुरिसडिक्शन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर उसके बाद, बट इंक्वायरी या ट्रायल शुरू होने से पहले क्या कर सकते हैं? ये कन्फेशनल साथ ही नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इनको वो रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए भी एक्यूज के एडवोकेट की प्रेजेंस में। सेकेंड प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर किसी लॉ के तहत, किसी ऐसे लॉ के तहत जो कि फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्समेंट में है, अगर किसी ऐसे लॉ के तहत किसी पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है तो तब भी पुलिस ऑफिसर कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है।
कन्फेशनल स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 में ये कहा गया है कि अगर कन्फेशन पुलिस के समक्ष किया जाता है तो वो एडमिसेबल नहीं होता है। सेक्शन 26 कहता है कि पुलिस कस्टडी में अगर कन्फेशन किया जाता है, जब तक कि वो इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट ना किया गया हो, वो एडमिसेबल नहीं होता है। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि उस पुलिस ऑफिसर को तो मजिस्ट्रेट की पावर दी गई थी, तब भी वो इनकॉम्पिटेंट ही रहेगा कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से। और कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर मजिस्ट्रेट इस सेक्शन के तहत रिकॉर्ड कर रहा है तो कुछ फॉर्मेलिटीज उसको करनी पड़ती हैं, कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर बताई गई इस सेक्शन में वो उसको फुलफिल करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर ये जो सबसेक्शंस यहाँ पर मेंशन है, इनमें जो बता रखी हैं प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, उनको अगर हम समराइज करें तो क्या क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है जो मजिस्ट्रेट को बिफोर रिकॉर्डिंग दी कन्फेशनल स्टेटमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। तो पहली देखो रिक्वायरमेंट ये है कि मजिस्ट्रेट पहले खुद को ये सेटिस्फाई करेगा कि ये बंदा अगर कन्फेशन कर रहा है, क्या ये बंदा वॉलंटरली कन्फेशन कर रहा है। दूसरी चीज, मजिस्ट्रेट के ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो स्टैट्यूटरी वार्निंग देगा एक्यूज को कि देखो भाई, आप कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, अगर आप कन्फेशन करोगे तो आपके अगेंस्ट उसको ना एविडेंस में यूज किया जा सकेगा। तीसरी चीज, मजिस्ट्रेट ने क्या नहीं करना है, मजिस्ट्रेट ने कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते टाइम कोई शपथ वगैरह एक्यूज को नहीं दिलानी है। अगर पूछ ले कि 164 में जो कन्फेशन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है क्या उसको ओथ दिलाकर रिकॉर्ड करता है, तो इसका आंसर है नहीं, ओथ नहीं दिलाता है। तीसरी चीज ये है कि जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा और उस पर साइन वगैरह जो किया जाएगा, उसके लिए तरीका मजिस्ट्रेट फॉलो करेगा कौन सा, सेक्शन 281 में जो एक्यूज के एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड करने का तरीका बताया गया ना, उस तरीके को यहां पर एडॉप्ट किया जाएगा। और फिर ये जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है, इस कन्फेशन को उस मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जिसको मामले का जुरिसडिक्शन है। और ये वाली चीज करने से पहले कन्फेशन में कन्फेशन को रिकॉर्ड करने वाला मजिस्ट्रेट एक मेमो लगाएगा फुट में सबसे नीचे, क्या, जिसमें वो ये लिखेगा कि देखो ये जो इस नाम का व्यक्ति है, इसको ना मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई तू बाउंड नहीं है कन्फेशन करने के लिए, अगर तू कन्फेशन करेगा तो उसको तेरे अगेंस्ट यूज किया जा सकेगा एविडेंस में। और मैं ये मानता हूं कि जो इस बंदे ने कन्फेशन किया है वो वॉलंटरली किया है, मेरी प्रेजेंस में किया है, जब सुनवाई हुई थी तब मेरी प्रेजेंस में ही किया है। और मैंने ना जब रिकॉर्ड कर लिया था, उसको रिकॉर्ड करने के बाद इस पर्सन को पढ़ के भी सुना दिया था और इसने एडमिट कर लिया कि जो जो चीजें लिखी गई हैं वो सारी की सारी करेक्ट हैं, और जो स्टेटमेंट उसने दी थी ये उस स्टेटमेंट का फुल एंड ट्रू अकाउंट है। और फिर यहाँ पे मजिस्ट्रेट कर देगा साइन, तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की है उनके नीचे लगाएगा मेमो और कंसर्न मजिस्ट्रेट को फिर कन्फेशनल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई है भेज देगा वो मजिस्ट्रेट जिसने सेक्शन 164 में कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर वो कन्फेस करने के लिए विलिंग ही नहीं है तो तब पुलिस कस्टडी में भेजने का उसको ऑर्डर नहीं देगा मजिस्ट्रेट, हालांकि जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। सबसेक्शन 4 को हमने सबसेक्शन 2 के साथ कवर कर लिया है। अब आता है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है, मतलब जो कन्फेशनल नेचर की नहीं है, उनको हम कहते हैं ना नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट। तो जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है उनको ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा जैसे एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो कि मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका है। और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट को ओथ पर रिकॉर्ड करने की पावर है यहाँ पर मजिस्ट्रेट को। कन्फेशनल स्टेटमेंट तो ओथ पर नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है उनको ओथ पर रिकॉर्ड कर सकता है मजिस्ट्रेट। और जैसे कि जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो ओथ वो दिला के यहाँ पे मजिस्ट्रेट कर रहा है रिकॉर्ड, तो उनकी क्या वैल्यू है, उनको ना बयान देने वाले व्यक्ति को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा उसके एविडेंस को कोरोबरेट करने के लिए भी उन बयानों को यूज किया जा सकता है। तो यहां पर दो चीजें हैं। 162 में तो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, किन स्टेटमेंट को, किन बयानों को, जो कि पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। बट यहां पर
मजिस्ट्रेट ने जो बयान रिकॉर्ड किए हैं नॉन कन्फेशनल नेचर के, उन बयानों को बयान देने वाले व्यक्ति को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, बयान देने वाले व्यक्ति के एविडेंस को कोरोबरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब यहां पर सबसेक्शन 5A क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा इस सेक्शन में इंसर्ट किया गया था। तो यहां पर कहा यह गया है कि ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस के तहत अगर पनिशेबल ऑफेंस है तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर को मिलेगा नोटिस ऑफेंस के कमीशन के बारे में, वैसे ही वो कराएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उस पर्सन के बयान रिकॉर्ड जिस पर्सन के अगेंस्ट ये पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है कमिट। इसको आप लिंक कर सकते हो सेक्शन 154 में सबसेक्शन 1 में सेकंड प्रोवाइजो में जो क्लोज सी दिया गया है उससे। तो यहां पर बस चीज यह है कि ये जो सेक्शंस में पनिशेबल ऑफेंस है उसके कमीशन का जैसे ही पुलिस को नोटिस मिलता है तो पुलिस के लिए यहां पर कहा गया है कि वो जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है उसके बयान को जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड कराएगा। तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की यहाँ पे जिम्मेवारी बता दी है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको रिकॉर्ड करेगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा? उसी तरीके से रिकॉर्ड करेगा जैसे कि सबसेक्शन 5 में तरीका बताया गया है। और अगर वो पर्सन टेम्पररी रूप से या परमानेंटली रूप से मेंटली या फिजिकली डिसेबल पर्सन है तो उसके बयान को रिकॉर्ड करते टाइम जो मजिस्ट्रेट है वो एक इंटरप्रेटर की या स्पेशल एजुकेटर की असिस्टेंट लेगा और जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसको किया जाएगा वीडियोग्राफ्ड। और ऐसे पर्सन का जो बयान रिकॉर्ड किया गया है उस बयान को सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एग्जामिनेशन इन चीफ की तरह ट्रीट किया जाएगा और इस बयान को ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिन किया जा सकेगा। फिर दोबारा से मतलब कहने का यह है कि जैसे कि यहाँ पर बयान हो गए हैं रिकॉर्ड, अब दोबारा से एग्जामिनेशन इन चीफ के रूप में ट्रायल के दौरान बयान को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये जो बयान यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं इन्हीं को मान लिया जाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ और इन्हीं को फिर एग्जामिनेशन इन चीफ की तरह ट्रीट करते हुए एट द टाइम ऑफ ट्रायल क्रॉस किया जा सकेगा। और सेक्शन 164 के सबसेक्शन 6 में ये कहा गया है कि जो भी मजिस्ट्रेट ने कन्फेशनल या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट सेक्शन 164 में रिकॉर्ड की है, अगर मान लो उस मजिस्ट्रेट को जिस मामले में उसने रिकॉर्ड की है उस मामले में इंक्वायर करने का जुरिस्डिक्शन नहीं था या ऐसे कह लो ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो जिसको जुरिस्डिक्शन है जिस मजिस्ट्रेट को, उस मजिस्ट्रेट को फिर वो कर देगा उन कन्फेशनल या फिर कह लो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट को फॉरवर्ड। और जो यहाँ पर नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है 164 में, ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है, लेकिन जो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 164 में जो बता रखा है तरीका उसको कंप्लाई करते हुए, सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करते हुए, तो उन कन्फेशनल स्टेटमेंट को सब्सटेंटिव एविडेंस के रूप में बिना फॉर्मली प्रूव किए यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए जब भी कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट करता है रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 164 तो जो भी फॉर्मेलिटीज बता रखी हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की उनको वो कंप्लाई करना चाहिए। और अगर उनको वो कंप्लाई करते हुए कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है तो कन्फेशन एडमिसेबल होगा। ये कहा गया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह के केस में। और इसके अलावा एक और केस था प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इस केस में भी यही चीज कही गई थी। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट केस है बाबू भाई उदय सिंह पारमर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में कहा गया था कि जो सेफगार्ड बता रखे हैं ना एक्यूज के बेनिफिट के लिए सेक्शन 164 में, उनको बिल्कुल तरीके के साथ कंप्लाई किया जाना चाहिए। तो यहां पर आपका सेक्शन 164 होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेक्शन 161 में जो बयान रिकॉर्ड होते हैं और सेक्शन 164 में जो बयान रिकॉर्ड होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, सेक्शन 161 में जो रिकॉर्ड होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है पुलिस, 164 में जो बयान रिकॉर्ड होते हैं वो रिकॉर्ड करता है मजिस्ट्रेट। 161 के जो बयान है वो बयान देने वाले व्यक्ति को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, बट 164 के जो बयान है वो बयान देने वाले व्यक्ति को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए तो यूज किए जा सकते हैं, इसके साथ साथ बयान देने वाले व्यक्ति के एविडेंस को कोरोबरेट करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। 161 के जो बयान होते हैं वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते हैं। सिमिलरली जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती हैं 164 में, वो भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती हैं। बट जो कन्फेशनल स्टेटमेंट 164 में दिए गए शर्तों को कंप्लाई करते हुए रिकॉर्ड की जाती हैं, उन कन्फेशनल स्टेटमेंट की होती है एविडेंशियरी वैल्यू, वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होती हैं।
और एक डिफरेंस और है ये कि जो 161 के बयान होते हैं रिकॉर्ड, वो बिना ओथ दिलाए होते हैं रिकॉर्ड। 164 में जो रिकॉर्ड हो रहे हैं नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट, ऐसे बयान जो कन्फेशनल नेचर के नहीं है, वो मजिस्ट्रेट ओथ दिलाकर रिकॉर्ड कर सकता है। अब यहाँ पर सेक्शन 164A हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने सेक्शन 53A के साथ डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 164A रेप के विक्टिम की मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है। सेक्शन 53A ऑफ सीआरपीसी बात करता है रेप के एक्यूज के मेडिकल एग्जामिनेशन की। लेकिन अभी हम बात करेंगे अगले सेक्शन की, सेक्शन 165, जो पुलिस के द्वारा तलाशी की बात करता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो यहाँ पे देखो क्या चीज है, यहाँ पे चीज ये है कि अगर पुलिस को लग रहा है कि जनरल सर्च की जानी चाहिए क्योंकि कोई चीज है जरूरी जो तलाशी से मिल सकती है, तो तब यहाँ पे तलाशी करता है वो। यानी कि कह रहे हैं ये कि अगर एसएचओ या फिर इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल ग्राउंड है ये विश्वास करने के कि जिस ऑफेंस के मामले में वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑथोराइज है, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई चीज जरूरी है, और वो चीज जिस पुलिस स्टेशन में वो लगे हुए हैं से संबंधित है, उस पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में कोई प्लेस आती है, वहां पे वो चीज मिल सकती है। तो इन दोनों में से जिसको भी ये चीज लग रही है, वो ऑफिसर क्या करेगा, जिस आधार पर उसका ये विश्वास है उसको रिटर्न में रिकॉर्ड करेगा, और इस राइटिंग में जहां तक पॉसिबल है वहां तक कोशिश करेगा ये कि बताए कि आखिर किस चीज की तलाशी वो करना चाह रहा है। और फिर ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो कर सकता है या फिर करा सकता है क्या चीज, सर्च, उस चीज के लिए उस पुलिस स्टेशन के लिमिट में किसी भी प्लेस पर। सबसेक्शन 2 में ये कह रहे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1 प्रोसीड कर रहा है, पहली कोशिश उसने यही करनी है कि जहां तक पॉसिबल हो वो इन पर्सन, मतलब खुद ही सर्च कंडक्ट करे, तलाशी करे। लेकिन अगर वो ये चीज नहीं कर सकता है इन पर्सन, और साथ ही कोई अदर कॉम्पिटेंट पर्सन एट द टाइम सर्च करने के लिए उपस्थित नहीं है, तो तब ये पुलिस ऑफिसर अपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को रिक्वायर कर सकता है रिटर्न ऑर्डर देके तलाशी करने के लिए। और रिटर्न ऑर्डर में उसको बता सकता है कि ये जगह है, इस जगह पर तू जाके तलाशी कर, और ये बता सकता है जहां तक पॉसिबल होता है ये बताना कि ये पर्टिकुलर चीज है जिसकी तलाशी की जानी है, जो चीज हमने ढूंढनी है वो ये पर्टिकुलर चीज है। और वो अपने सबॉर्डिनेट को क्यों सर्च करने के लिए रिक्वायर कर रहा है, इसके रीजंस वो राइटिंग में भी रिकॉर्ड करेगा। और अब जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है, जैसे कि उसको रिटर्न ऑर्डर में रिक्वायर किया गया सर्च करने के लिए, वो वैसे ही अब जिस जगह पर सर्च करने के लिए बोला गया उस जगह पर वो चीज सर्च कर सकेगा। और जो सर्च यहां पर हो रही है, जहां तक अप्लाई हो सकते हैं वहां तक इस सर्च पर अप्लाई होंगे। सीआरपीसी में सर्च वारंट के बारे में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो, और जो जनरल प्रोविजन दिए गए हैं सर्च के सेक्शन 100 में वो, और जो भी मतलब यहाँ पर चीजें रिकॉर्ड की गई है ना राइटिंग में, सबसेक्शन 1 में या फिर सबसेक्शन 3 में, लाइक रीजंस वगैरह रिकॉर्ड किए गए, तो उसकी ना कॉपी वगैरह जो है वो तुरंत उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी। और जिस जगह पर सर्च की जा रही है उस जगह का जो ऑनर है या ऑक्यूपायर वगैरह है, अगर वो मजिस्ट्रेट के समक्ष अप्लाई करते हैं तो तब मजिस्ट्रेट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो रिकॉर्ड है इनकी कॉपी देगा। तो यहाँ पर सेक्शन 165 होता है कंप्लीट। यहाँ पर जो सर्च की जा रही थी जिस जगह पर, वो जगह थी कहाँ, स्टेशन की लिमिट के अंदर। वहीं सेक्शन 166 में एसएचओ या फिर वो पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे की नहीं है, क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के एसएचओ से रिक्वायर कर रहे हैं सर्च वारंट जारी किया जाना, मतलब सर्च करवाया जाना। ऑलराइट, तो बस इसमें आपने इस सेक्शन में इतनी ही चीज ध्यान रखनी है, बाकी कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हेडिंग इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन की, दैट्स इट। सेक्शन 166A एंड सेक्शन 166B, ये दोनों सेक्शन सीआरपीसी में इंसर्ट किए गए थे 1990 में, पूछा नहीं जाएगा ये चीज। और ये दोनों सेक्शन किस बारे में बात करते हैं, अंदर का जो कंटेंट है इन दोनों सेक्शन का इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडिंग ध्यान रखनी है इन दोनों सेक्शन की। सेक्शन 166A में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जा रहा है आउटसाइड इंडिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेशन के लिए।
आउटसाइड इंडिया मतलब आउटसाइड इंडिया किसी भी प्लेस पर या किसी भी कंट्री में, ऑलराइट। वहीं आउटसाइड इंडिया से या किसी कंट्री से इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आ रहा है उसके बारे में है सेक्शन 166B। तो इन दोनों सेक्शन की बस हेडिंग ध्यान रखो, और ये ध्यान रखो कि इन दोनों सेक्शन में जो लेटर ऑथोराइज किए गए हैं उनको हम कहते हैं लेटर रोगेटरी। सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी बहुत ही ज्यादा बड़ा सेक्शन है। बुर्ज खलीफा भी इस सेक्शन के सामने छोटी पड़ जाए, इतना बड़ा सेक्शन है कि इसे पढ़ने में इतनी ज्यादा आफत आती है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं बेचारी इस सेक्शन को बहुत रो रो के पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस सेक्शन के एक एक कंटेंट की वैल्यू तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक एक कंटेंट इस सेक्शन का प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो बताता क्या है ये सेक्शन? ये सेक्शन प्रोसीजर बताता है कब, जब हो जाते हैं 24 घंटे कंप्लीट पीसी में किसी पर्सन को अरेस्ट एंड डिटेन करके रखे हुए, बट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो अब क्या प्रोसीजर है? तो अब प्रोसीजर क्या होगा? तो ये कहता है कि अगर एसएचओ या फिर आईओ, इधर आईओ वाला आईओ नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो एसआई की रैंक से नीचे का नहीं है, इन दोनों में से जिसकी भी पुलिस कस्टडी में अरेस्ट करके डिटेन करके किसी पर्सन को रखा गया था और 24 घंटे हो चुके हैं, तो इनमें से किसी भी ऑफिसर को अगर लग रहा है ये कि ग्राउंड्स तो हैं बिलीव करने के कि जो एक्यूजेशन लगाया गया है या जो इंफॉर्मेशन मिली है वो वेल फाउंडेड है, इन दोनों में से जो भी ऑफिसर है वो क्या करेगा? वो डायरी में जो भी एंट्री की है उसकी कॉपी एक्यूज के साथ भेजेगा कहाँ? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। और जिस मजिस्ट्रेट को भेजा गया है एक्यूज डायरी की कॉपी के साथ, भले ही उस मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम उस कस्टडी में, जैसा कि मजिस्ट्रेट को सही लग रहा है, पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में, जिस भी कस्टडी में सही लग रहा है, टाइम टू टाइम एक्यूज के फर्दर डिटेंशन को ऑथोराइज कर सकता है। और कुल मिला के जितने टाइम के लिए फर्दर डिटेंशन को वो ऑथोराइज करेगा वो 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। तो ये 15 दिन है जिनमें खेल चल सकता है क्या? पीसी जेसी का, यानी कि पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है इन 15 दिनों में। लेकिन जैसे ये 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अगर फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज की जाएगी तो वो ऑथोराइज पुलिस कस्टडी में नहीं की जाएगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इस सेक्शन को आगे कंटिन्यू करने से पहले 15 दिनों की जो बात यहाँ पर लिखी है इसको हम थोड़ा खोल के पढ़ेंगे। तो देखो क्या चीज़ है। चीज़ यह है कि मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज को जब लेकर गए तो जो मजिस्ट्रेट है वो जिस भी कस्टडी में उसको सही लग रहा है उस कस्टडी में एक्यूज की डिटेंशन को ऑथोराइज कर सकता है, और जितने टाइम के लिए ऑथोराइज करेगा, जिस भी कस्टडी में ऑथोराइज करेगा, वो कुल मिला के 15 दिनों से ज़्यादा की नहीं होगी। लाइक 15 दिनों तक मजिस्ट्रेट या तो वापस पीसी में भेज सकता है, पुलिस कस्टडी में भेज सकता है, या फिर जुडिशियल कस्टडी में रिमांड कर सकता है, या फिर इन 15 दिनों में पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में भेज दिया, पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, ये सब चीज़ कर सकता है। लेकिन जब ये 15 दिन हो जाएंगे उसके बाद अगर फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज करेगा मजिस्ट्रेट तो तब वो करेगा जुडिशियल कस्टडी में ही, पुलिस कस्टडी में वो नहीं करेगा। और पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है? पुलिस स्टेशन का लॉकअप, जहां पर पुलिस का होता है फिजिकल कंट्रोल। जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल। और पुलिस कस्टडी में डिटेंशन ऑथोराइज करने की एक कंडीशन प्रेसिडेंट है। सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो में जो क्लोज बी दिया गया है उसमें ये बता रखी है कंडीशन। क्या कंडीशन बता रखी है? कि पुलिस कस्टडी में डिटेंशन को तभी ऑथोराइज किया जाएगा जब एक्यूज को ही लाकर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया जाता है। पहली बार भी तभी और सब्सिक्वेंटली भी तभी। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में क्या चीज़ है? जुडिशियल कस्टडी में ये चीज़ है कि देखो पहली मर्तबा तो एक्यूज को लेकर ही जाएंगे मजिस्ट्रेट के समक्ष, फिर जुडिशियल कस्टडी में अगर फर्दर डिटेंशन मजिस्ट्रेट एक्सटेंड कर रहा है तो तब एक्यूज की जुडिशियल कस्टडी में डिटेंशन एक्सटेंड की जा सकती है एक्यूज को ही मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके, या फिर एक्यूज को वर्चुअली लाइक वीडियो के माध्यम से। तो यहां पर पुलिस कस्टडी में डिटेंशन को ऑथोराइज करने के लिए इन पर्सन एक्यूज को मजिस्ट्रेट के समक्ष क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है, या फिर जुडिशियल कस्टडी में फर्दर डिटेंशन
ऑथोराइज करने के लिए एक्यूज को इन पर्सन मतलब फिजिकली या फिर वर्चुअली क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? इस चीज के पीछे रीजन है क्या? एक्यूज को एक सेफगार्ड देना। क्या सेफगार्ड देना? एक्यूज को एक राइट देना ताकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो रिमांड की एप्लीकेशन की है उसको अपोज कर सके। और अगर एक्यूज को फिजिकली या फिर वर्चुअली मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो ये चीज मानी जाएगी कि ये चीज एक्यूज के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है। ये कहा गया था जिम्मी प्रवीण चंद्र आदित्य वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2022 के केस में। और एक इंपॉर्टेंट चीज और आप ध्यान रख लो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पुलिस कस्टडी में डिटेंशन तभी ऑथोराइज करेगा जब इस चीज के लिए स्पेसिफिकली हाई कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को एम्पावर किया हुआ होगा। ऑलराइट, अदरवाइज नहीं कर सकता है। और जो 15 दिनों की बात हमने अभी शुरू की है वो भी खत्म नहीं हुई है। 15 दिनों वाली बात आपको दो जगह देखने को मिलती है सीआरपीसी में, एक तो सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 में और एक सेक्शन 309 के सबसेक्शन 2 में दिए गए पहले प्रोवाइजो में। सेक्शन 167 में क्या है? सेक्शन 167 में ये है कि जुडिशियल कस्टडी में या फिर पुलिस कस्टडी में, इन दोनों में से किसी भी कस्टडी में डिटेंशन ऑथोराइज की जा सकती है, रिमांड पर दिया जा सकता है एक्यूज को। कितने टाइम पीरियड के लिए? टोटल 15 दिनों के लिए, 15 दिनों से ज्यादा के लिए नहीं। बट सेक्शन 309 में क्या है? 309 में पहली चीज तो है जुडिशियल कस्टडी, यहाँ पे पुलिस कस्टडी नहीं है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो यहां पर जुडिशियल कस्टडी में एक बार में 15 दिनों से ज्यादा के लिए रिमांड पर नहीं दिया जा सकता है। यहां पर टोटल 15 दिनों से ज्यादा के लिए जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में रिमांड पर नहीं दिया जा सकता है। यहां पे एक बार में 15 दिनों से ज्यादा के लिए जुडिशियल कस्टडी में रिमांड नहीं किया जा सकता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। बाकी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है सेक्शन, और ये सेक्शन में जो स्टेप लिया जाता है ये लिया जाता है पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर, जब कॉग्निजेंस ले चुका होता है मजिस्ट्रेट एंड ऑल। तो इन दोनों सेक्शन में जो 15 दिनों की बात कही गई है उसमें क्या डिफरेंस है ये बताया गया था स्टेट थ्रो सीबीआई वर्सेस दाऊद इब्राहिम 1997 के केस में। अब वापस से हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 167 को। अगर मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन नहीं है मामले को ट्राई करने का या ट्रायल के लिए कमिट करने का, और उसको लग रहा है कि फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज करना अननेसेसरी है, तो वो एक्यूज को उस मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करने का ऑर्डर दे देगा जिस मजिस्ट्रेट को उस मामले का जुरिस्डिक्शन है। आगे प्रोवाइजो में ये कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी के अलावा किसी और कस्टडी में लाइक जुडिशियल कस्टडी वगैरह में 15 दिनों के बाद फर्दर पीरियड के लिए फर्दर डिटेंशन एक्यूज की मजिस्ट्रेट ऑथोराइज कर सकता है। वो भी कब? जब उसको सेटिस्फाई हो रहा है कि ऐसा करने के एडिक्वेट ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं। बट जो फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज की जाएगी वो 90 दिन से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के मामलों में जो पनिशेबल है डेथ सेंटेंस के लिए, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए, या फिर 10 सालों तक के कारावास के लिए, और बाकी मामलों में 60 दिन से ज्यादा नहीं होगी। और ये जो 90 दिन का टाइम है या इधर 60 दिन का टाइम है ये काउंट होगा उस तारीख से जिस तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष एक्यूज को प्रोड्यूस किया गया था। और जो टाइम यहाँ पर बताया गया है 90 डेज का और 60 डेज का, इन दोनों में से जिस भी टाइम के लिए ऑथोराइज किया जाता है मामले की परिस्थिति के अकॉर्डिंग, ये टाइम जैसे एक्सपायर हो जाएगा एक्यूज एंटाइटल होगा बेल पर रिलीज किए जाने के लिए, और इस बेल को हम कहेंगे डिफॉल्ट बेल। तो अगर ये टाइम एक्सपायर होने के बाद जो एक्यूज है वो बेल लेने के लिए तैयार है तो उसको बेल पर रिलीज किया जाएगा, और इस बेल को हम कहेंगे डिफॉल्ट बेल। और इस बेल के ऊपर चैप्टर 33 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। सेकेंड प्रोवाइजो ये कह रहा है कि जिसका डिटेंशन ऑथोराइज करवाना है वो अगर कोई महिला है 18 साल से कम उम्र की, तो उसका डिटेंशन ना
अगर ऑथोराइज किया जाता है तो ऑथोराइज किया जाएगा या तो रिमांड होम की कस्टडी में या फिर किसी रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन की कस्टडी में। सबसेक्शन 2A में ये कहा गया है कि सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 इन दोनों सबसेक्शन में जो भी चीजें हमने पढ़ी है उनको साइड कर दो। यहाँ पर कह ये रहे हैं कि SHO साहब या फिर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है, इन दोनों में से कोई भी अगर है वो ये पाता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो अवेलेबल ही नहीं है, तो अब क्या करें? तो ये क्या कर सकता है, ये डायरी की एंट्री की कॉपी एक्यूज के साथ उस नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेज सकता है जिस नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर की गई है। और फिर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके कि वो क्यों डिटेंशन ऑथोराइज कर रहा है, वो रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करके क्या कर सकता है, उस कस्टडी में जिस कस्टडी में उसको लग रहा है सही एक्यूज पर्सन की डिटेंशन ऑथोराइज कर सकता है, लाइक पीसी में या फिर जेसी में। मतलब पीसी मतलब पुलिस कस्टडी, जेसी मतलब जुडिशियल कस्टडी। कितने टाइम के लिए? टोटल 7 दिनों के लिए, 7 दिनों से ज्यादा के लिए नहीं। तो जितने टाइम के लिए भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने एक्यूज की डिटेंशन ऑथोराइज की है, जैसे ही वो टाइम हो जाता है एक्सपायर, एक्यूज पर्सन फिर एंटाइटल होता है बेल पर रिलीज किए जाने के लिए। लेकिन अगर मामले में ऑर्डर देने के लिए कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट एक्यूज पर्सन की फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज कर देता है तो तब यहाँ पर उसको बेल नहीं मिलेगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जिस पीरियड के लिए डिटेंशन ऑथोराइज की थी उस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद। अब बेल मिलेगी उस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद जिस पीरियड के लिए कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ने फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज कर दी है। और जितने पीरियड के लिए कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ने फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज की है, उस पीरियड में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जितने टाइम के लिए डिटेंशन एक्यूज पर्सन की ऑथोराइज की थी, वो टाइम, वो पीरियड भी कंसीडर किया जाएगा। उसको इंक्लूड करके ही सबसेक्शन 2 के फर्स्ट प्रोवाइजो में क्लोज ए में जितने पीरियड के लिए फर्दर डिटेंशन ऑथोराइज की जा सकती है, उतने पीरियड की डिटेंशन कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ऑथोराइज करेगा। ऑलराइट। और जैसे कि सबसेक्शन 2A के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों के लिए जिस भी कस्टडी में उसको सही लग रहा है उस कस्टडी में डिटेंशन ऑथोराइज कर सकता है। तो जितने टाइम के लिए उसने ऑथोराइज की है वो एक्सपायर होने से पहले इसकी जिम्मेवारी बनती है ये कि जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको डायरी में एंट्री की जो कॉपी दी गई थी उस कॉपी के साथ साथ मामले के जो रिकॉर्ड हैं वो ट्रांसमिट करे, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ट्रांसमिट किए थे किसने, SHO ने या फिर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर ने जो SI की रैंक से नीचे का नहीं होता है। ऑलराइट। सबसेक्शन 3 में देखो कह ये रहे हैं कि अगर इस सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी में डिटेंशन को ऑथोराइज कर रहा है तो पुलिस कस्टडी में ही क्यों, रीजंस रिकॉर्ड करो इस चीज के। और ये ऑर्डर देने वाला कोई मजिस्ट्रेट अगर CGM नहीं है तो अपने इस ऑर्डर की कॉपी अपने ऑर्डर के रीजंस के साथ CGM को वो भेजेगा, फॉरवर्ड करेगा। सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि अगर मामला ऐसा है जिसको समन केस की तरह ट्राई किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उस मामले में एक्यूज को जिस तारीख पर अरेस्ट किया था उस तारीख से 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुई है, तो उस ऑफेंस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन को मजिस्ट्रेट स्टॉप करने का ऑर्डर दे देगा, अनलेस जो ऑफिसर है इन्वेस्टिगेटिंग वो मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई ना कर दे ये चीज कि स्पेशल रीजंस के लिए और न्याय के हित के लिए बियॉन्ड 6 मंथ इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करना जरूरी है। अब यहां पर अगर मान लो मजिस्ट्रेट ने ऑफेंस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया सबसेक्शन 5 में, तो अब यहां पर क्या हो सकता है, अब यहां पर या तो एप्लीकेशन की जा रही या फिर किसी और वजह से अगर सेशन जज को ये सेटिस्फाई होता है कि मामले की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, तो तब सेशन जज मजिस्ट्रेट के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोके जाने वाले ऑर्डर को रद्द कर सकता है और उस मामले की फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है
कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस मैंने दिए हैं बेल के बारे में, अदर मैटर के बारे में, जिनके अधीन रहते हुए आप उस मामले की फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ऑलराइट, तो इतनी सी बातें हैं सेक्शन 167 में, और यहाँ पर आपका सेक्शन 167 होता है कंप्लीट। एक चीज आप ध्यान रखना कि इस सेक्शन के तहत अप्रोप्रिएट मामलों में हाउस अरेस्ट भी ऑथोराइज किया जा सकता है। ये कहा गया था गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के केस में। सेक्शन 168 में देखो ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर के तहत जिसने इन्वेस्टिगेशन की है, अगर वो कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है, तो भाई इन्वेस्टिगेशन का क्या परिणाम रहा, क्या रिजल्ट रहा, इसकी रिपोर्ट बना के भेजेगा वो एसएचओ साहब को, और ये रिपोर्ट कहलाएगी क्या, फॉरवर्डिंग रिपोर्ट। पूछ लेते हैं कि किस सेक्शन के तहत फॉरवर्डिंग रिपोर्ट जाती है, तो फॉरवर्डिंग रिपोर्ट जाती है सेक्शन 168 के तहत। किसको जाती है, एसएचओ को जाती है। कौन देता है, उसका सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन किया है चैप्टर नंबर 12 के तहत। किस बारे में होती है, इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट रहा, इस बारे में। सेक्शन 169 बात करता है क्लोजर रिपोर्ट की, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है कि एविडेंस डेफिशिएंट है, तो एक्यूज का रिलीज हो रहा है और क्लोजर रिपोर्ट जा रही है मजिस्ट्रेट को। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि इन्वेस्टिगेशन की गई इस चैप्टर के तहत, और उस इन्वेस्टिगेशन से अपीयर होता है एसएचओ को ये कि सफिशिएंट एविडेंस या रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सस्पिशन के जो जस्टिफाई करते हो मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज का फॉरवर्ड किया जाना। तो तब एसएचओ क्या करेगा, अगर एक्यूज पर्सन कस्टडी में है तो उसको रिलीज करेगा विद या विदाउट श्योरिटी वाला बॉन्ड एग्जीक्यूट करके, और बॉन्ड में उसको वो डायरेक्ट करेगा कि जब जब आपको बुलाया जाए आप अपीयर हों, कहाँ, उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जो कि पुलिस रिपोर्ट पर मामले का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर है, जो एक्यूज को ट्राई या फिर ट्रायल के लिए कमिट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। ऑलराइट, और मजिस्ट्रेट को जाएगी इस चीज की क्लोजर रिपोर्ट। तो सेक्शन 169 की क्लोजर रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट को मिलती है तो मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन होता है। वो चाहे तो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और प्रोसीडिंग जो भी है उनको ड्रॉप कर सकता है। वो चाहे तो उस रिपोर्ट में जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किए गए हैं उनको इग्नोर करते हुए, रिपोर्ट से डिसएग्री करते हुए, इन्वेस्टिगेशन से जो भी फैक्ट उसको लग रहे हैं उनमें वो अपना माइंड अप्लाई करके अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लोज सी मामले का कॉग्निजेंस ले सकता है और प्रोसीड कर सकता है सेक्शन 200, 201, 202 ऑफ सीआरपीसी में, या फिर सेक्शन 156 के सबसेक्शन 3 के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है और डायरेक्ट कर सकता है पुलिस को कि फर्दर रिपोर्ट फाइल करो। अब सेक्शन 170 कहता है ये कि अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो मामला भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। यानी कि ये सेक्शन कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की गई चैप्टर नंबर 12 में और इन्वेस्टिगेशन से एसएचओ साहब को ये अपीयर हो रहा है कि सफिशिएंट एविडेंस है या फिर रीजनेबल ग्राउंड है सस्पिशन के, तो तब एसएचओ साहब क्या करेंगे, या तो ये वाला स्टेप लेंगे या फिर ये वाला स्टेप लेंगे, अगर ये चीज है तो। ऑलराइट, यानी कि एसएचओ साहब एक्यूज को उस मजिस्ट्रेट की कस्टडी में फॉरवर्ड करेंगे जिस मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पर ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेने की पावर है और एक्यूज को ट्राई करने की या फिर ट्रायल के लिए कमिट करने की पावर है। वहीं अगर ऑफेंस बेलेबल नेचर का है और एक्यूज इस चीज की सिक्योरिटी दे सकता है कि जो तारीख फिक्स की गई है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए उस तारीख को वो अपीयर होगा, जब जब बुलाया जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष तब तब वो आएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट कुछ और डायरेक्ट नहीं करता है। तो अगर इस चीज की सिक्योरिटी एक्यूज दे सकता है और मामला बेलेबल नेचर का है, ऑफेंस बेलेबल नेचर का है, तो तब एसएचओ साहब उससे ले लेंगे सिक्योरिटी। और इन दोनों में से जो भी स्टेप एसएचओ साहब ने लिया है उस स्टेप के साथ साथ एसएचओ साहब को और भी चीजें करनी है। क्या करना है, अगर कोई हथियार है या कोई अदर आर्टिकल है जो कि जरूरी है मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजना, तो वो उस हथियार को, उस आर्टिकल को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे और मजिस्ट्रेट के समक्ष जब बुलाया जाए तब आ सके, जब प्रोसिक्यूट करने की बारी आए तो प्रोसिक्यूट कर सके, एक्यूज के अगेंस्ट जो चार्ज लगाया गया है उस बारे में एविडेंस दे सके। तो इन पर्पस के लिए यदि कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट को, और मामले से जो एक्विंटेड
पर्सन्स हैं यानी कि विटनेसेस वगैरह, इनसे एसएचओ साहब एग्जीक्यूट करा सकते हैं बॉन्ड। तो देख लो यहां पर कंप्लेनेंट से और विटनेसेस से बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने की पावर दे रखी है एसएचओ को। और जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया है, अगर उसमें लिखा हुआ है जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष जो भी चीज करने के लिए बोला गया है वो है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वहां पर मतलब कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर मेंशन है तो तब ये माना जाएगा कि उसमें इंक्लूड है कोई भी वो कोर्ट जिस कोर्ट को इंक्वायरी या ट्रायल करने के पर्पस के लिए मामला रेफर कर सकता है। बट इस रेफरेंस का शर्त यह है कि कंप्लेनेंट को और जो भी एक्विंटेड पर्सन्स है मामले के, जो विटनेसेस वगैरह हैं, उनको रीजनेबल नोटिस दे दिया गया हो। और जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया है, जिन पर्सन से एग्जीक्यूट कराया गया है, उनमें से किसी भी एक को उसकी एक कॉपी दी जाएगी और जो ओरिजिनल है बॉन्ड वो अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को एसएचओ साहब कर देंगे सेंड। अब सेक्शन 171 में ये कह रहे हैं कि देखो सेक्शन 170 में सबसेक्शन 2 में कंप्लेनेंट से विटनेस से बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप एक्यूज की तरह ही ट्रीट करो। यानी कि ये कह रहा है कि उनको जब वो कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए आ रहे होंगे रिक्वायर नहीं किया जाएगा कि पुलिस के साथ वो आए, पुलिस लेकर आ रही है उन्हें, ऐसी चीज नहीं की जाएगी। उनको अननेसेसरी रिस्ट्रेंट और इनकन्वीनियंस नहीं दी जाएगी। और सेक्शन 170 में जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया उसके अलावा उनकी अपीयरेंस को इंश्योर करने के लिए कोई अदर सिक्योरिटी उनसे नहीं ली जाएगी। प्रोवाइजो में ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट या विटनेस अटेंड होने से रिफ्यूज करता है या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से रिफ्यूज करता है, वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से रिफ्यूज करता है जो कि सेक्शन 170 के सबसेक्शन 2 में एग्जीक्यूट करा रहा था एसएचओ, तो तब एसएचओ क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट की कस्टडी में कंप्लेनेंट या विटनेस जो भी ये चीज कर रहा है उसको फॉरवर्ड कर सकता है। और फिर जो मजिस्ट्रेट है वो उस कंप्लेनेंट या विटनेस को डिटेन कर सकता है अपनी कस्टडी में जब तक कि वो कंप्लेनेंट या वो विटनेस एग्जीक्यूट नहीं कर देता है बॉन्ड, या फिर जब तक कि सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाती है। सेक्शन 172 बात करता है केस डायरी की, जिसको आप पुलिस डायरी भी कह सकते हो, जिसमें डे टू डे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी पुलिस ने प्रोसीडिंग की है वो मेंशन की जाती हैं। यानी कि कह रहे हैं ये कि हर एक पुलिस ऑफिसर चैप्टर नंबर 12 में अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान डे टू डे जो भी प्रोसीडिंग किया है वो चीजें वो लिखेगा, वो एंटर करेगा एक डायरी में जिसको हम कहते हैं केस डायरी। और उस केस डायरी में क्या क्या चीजें होंगी, उस केस डायरी में ये जो चीजें बताई गई हैं ये चीजें होंगी। वो टाइम मेंशन होगा जब उसको इंफॉर्मेशन मिली, वो टाइम मेंशन होगा जब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और जब उसने इन्वेस्टिगेशन बंद की, वो जगह या जगहें मेंशन होंगी जो जो उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान विजिट की। इन्वेस्टिगेशन से जो भी परिस्थिति असर्टेन हुई उनका एक स्टेटमेंट वो डालेगा केस डायरी में। और 161 में जो विटनेसेस के बयान रिकॉर्ड किए हैं ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो होने चाहिए केस डायरी में। और जो केस डायरी है वो एक वॉल्यूम होगी, एक बुक होगी, एक बाउंडेड शीट्स की बुक टाइप होगी। वो कोई लूज लीव डायरी नहीं होनी चाहिए जिसमें पेज आगे पीछे किए जा सकते हैं। ये कहा गया था लक्ष्मी वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2016 के केस में। और केस डायरी ड्यूली पेजिनेटेड होनी चाहिए, जिसमें मतलब तमीज के साथ पेज नंबर होने चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ना कि अगर एक पेज फाड़ के निकाल दिया जाए तो पता तो चले कि एक पेज गायब है भाई इसमें से, तो इसलिए वो ड्यूली पेजिनेटेड होनी चाहिए। और ध्यान रखना ये कि केस डायरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए जरूरी है अपने पास रखना। और केस डायरी को ना कोई भी क्रिमिनल कोर्ट, उस क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष इंक्वायरी या ट्रायल जो चल रही है उसमें मंगवा सकती है, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट मंगवा सकती है केस डायरी को, पुलिस डायरी को। और उस केस डायरी को वो यूज कर सकती है इंक्वायरी या ट्रायल में एड लेने के लिए, बाकी एविडेंस के रूप में वो यूज नहीं कर सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक्यूज के खिलाफ एविडेंस के रूप में
केस डायरी में जो एंट्रीज होती हैं, पुलिस डायरी में जो एंट्रीज होती है, उनको यूज किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। और एक्यूज या फिर उसका एजेंट, इन दोनों में से कोई भी केस डायरी को मंगवा नहीं सकते हैं, या फिर कि भाई ये तो क्रिमिनल कोर्ट ने रेफर की है तो इस वजह से हमें इसको देखने दिया जाए, ये चीज भी वो नहीं कर सकते हैं। यानी कि ना तो ये मंगवा सकते हैं, ना ही इंस्पेक्ट कर सकते हैं केस डायरी को। ये कहा गया था मधु लिमय 1968 के केस में। लेकिन अगर केस डायरी को पुलिस ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज करता है, तो तब इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 161 के तहत एडवर्स पार्टी को भी राइट मिल जाता है केस डायरी को इंस्पेक्ट करने का। वहीं अगर कोर्ट यूज करती है केस डायरी को पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, तो तब अंडर सेक्शन 145 प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है बाय द एक्यूज और बाय द प्रोसिक्यूशन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। बाकी जो केस डायरी में एंट्रीज होती हैं उन पर प्रोसिक्यूशन रिलाई नहीं कर सकती है, वो उनको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के रूप में यूज नहीं कर सकती है। सेक्शन 173, इस सेक्शन में दो सबसेक्शन आपने ध्यान रखना है। एक तो सबसेक्शन 2, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आपने सेक्शन 2R में पढ़ा है पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन की पुलिस रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट जो कि मजिस्ट्रेट को सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में फॉरवर्ड की जाती है। तो इसलिए आपको सेक्शन 173 का सबसेक्शन 2 ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है आपने सबसेक्शन 8, जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा रहा है और फिर एडिशनल चालान आ रहा है। तो ये दोनों सबसेक्शन आपने बाय हार्ट ध्यान रखना है। बाकी इस सेक्शन में यानी बाकी सेक्शन 173 में जो कंटेंट है वो आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात सेक्शन 173 में ये कही गई है कि चैप्टर नंबर 12 में जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन बिना अननेसेसरी डिले, फालतू का टाइम गवाए बिना कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो रेप वाले केसेस होते हैं, यानी कि ये जो सेक्शंस यहाँ पर मेंशन है, इन सेक्शन के तहत जो पनिशेबल ऑफेंस है उस ऑफेंस के कमीशन के बारे में या उस ऑफेंस के कमीशन के अटेम्प्ट के बारे में जब एसएचओ को इंफॉर्मेशन मिली, जब एसएचओ ने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की, उस तारीख से ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और सेक्शन 309 के सबसेक्शन 1 में प्रोवाइजो दिया गया है जो ये कहता है कि इन सेक्शंस के तहत जो पनिशेबल ऑफेंस है उस ऑफेंस की जिस तारीख को चार्जशीट फाइल होती है उस तारीख से उस ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल जो भी है वो हो जानी चाहिए 2 महीने के अंदर कंप्लीट। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक करके आपने ध्यान रखने हैं। बाकी आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसेक्शन 1A में यहां से लेकर यहां तक की जो ये लाइन है ये 2018 में सब्स्टिट्यूट की गई थी। पुराना क्या था यहाँ पे लिखा हुआ उसे भूल जाओ, जो नया है बस वही ध्यान रखो। अब आता है सबसेक्शन 2 जो बात करता है पुलिस रिपोर्ट की, जिसको हम और कई नामों से जानते हैं, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, चालान, कंप्लीशन रिपोर्ट। मोस्ट कॉमनली बोलते हैं हम उसे चार्जशीट या चालान बोलते हैं। तो ये जो भी है इसको अभी हम बोलेंगे पुलिस रिपोर्टिंग। तो ये जो भी चीज़ें हैं ध्यान रखना है आपने ये कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती हैं। ये कहा गया था सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के केस में। तो ये चीज आप यहां पर नोट कर लेना। तो कहता क्या है सबसेक्शन 2? सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है एसएचओ क्या करेगा, उस फॉर्म में जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है एक रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट, फॉरवर्ड करेगा उस मजिस्ट्रेट को जिस मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पर मामले का, ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने की पावर है। और पुलिस रिपोर्ट में ये चीजें वो लिखेगा, पार्टीज का नाम, जो इंफॉर्मेशन मिली वो किस टाइप की थी, उन पर्सन का नाम जो उसको लगे कि ये पर्सन केस के फैक्ट से एक्विंटेड है, केस के सर्कमस्टांसेस से परिचित हैं। ये लिखेगा कि क्या लगता है उसे कि ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो किसने किया है ये भी बताएगा। ये बताएगा कि क्या एक्यूज को अरेस्ट किया गया, ये बताएगा कि क्या बॉन्ड पर एक्यूज को रिलीज किया गया,
अगर रिलीज किया गया तो क्या विद श्योरिटी रिलीज किया गया या फिर विदाउट श्योरिटी रिलीज किया गया, ये बताएगा। ये भी बताएगा कि क्या एक्यूज को अंडर सेक्शन 170 मजिस्ट्रेट की कस्टडी में फॉरवर्ड किया गया, और अगर ये सेक्शंस जो यहां पर मेंशन है इनमें से किसी भी सेक्शन के तहत पनिशेबल ऑफेंस के मामले में हो रही है इन्वेस्टिगेशन, तो वो ये भी बताएगा कि क्या जिस महिला के अगेंस्ट ये पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट लगाई है आपने इसमें, ये बताएगा। तो ये सब चीजें होंगी पुलिस रिपोर्ट में जो फॉरवर्ड करेगा एसएचओ मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। और इस पुलिस रिपोर्ट के बारे में आप ये चीज जान लो कि पुलिस रिपोर्ट जो होती है ये सिर्फ उन मटेरियल के बारे में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ओपिनियन होती है जो भी उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जुटाए हैं। ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती। ये कहा गया था राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 के केस में। और ऑफिसर जो भी मतलब कार्यवाही किया है वो बताएगा किसको, इन्फॉर्मेंट को, जिसने मतलब पहली मर्तबा ऑफेंस कमीशन की इंफॉर्मेशन दी थी उसको बताएगा कि मैंने मतलब ये पर्टिकुलर स्टेप लिया है। किस तरीके से बताएगा, उस तरीके से बताएगा जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने मैनर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अब सबसेक्शन 3 को समझने के लिए सबसे पहले आप चले जाओ सेक्शन 157 में और फिर जाओ आप सेक्शन 158 में। सेक्शन 157 में हमने क्या पढ़ा था, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आखिर कैसे जाएगी ये बता रखा था सेक्शन 158 में। अगर सेक्शन 158 में उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट तक पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल या जनरल ऑर्डर देके अपॉइंट किया था कोई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, तो तब सेक्शन 173 के सेक्शन 2 में जो पुलिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं ना, वो पुलिस रिपोर्ट भी फिर वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर ही मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा। और जब तक मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर वगैरह नहीं देता है उस दौरान उस बीच जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है वो एसएचओ को डायरेक्ट कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सबसेक्शन 4 ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बस ये कह रखा है कि जब रिपोर्ट मिली है मजिस्ट्रेट को, उससे ये अपीयर हो रहा है मजिस्ट्रेट को कि एक्यूज को तो बॉन्ड पर रिलीज कर दिया गया था, तो तब वो उसके बॉन्ड को डिस्चार्ज करने का ऑर्डर दे सकता है या फिर जो भी ऑर्डर उसको सही लग रहा है वो ऑर्डर मजिस्ट्रेट यहाँ पे दे सकता है। सबसेक्शन 5 क्या बात करता है, सबसेक्शन 5 ये बात करता है कि अगर पुलिस रिपोर्ट जो भेजी जा रही है वो उस मामले से संबंधित है जिसके ऊपर सेक्शन 170 अप्लाई होता है। वहां पे हम बात कर रहे थे ना कि अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो तब मामला भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट को। तो अगर उस मामले से संबंधित रिपोर्ट है ये जो यहाँ पे भेजी जा रही है, तो तब जो पुलिस ऑफिसर है वो रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को क्या भेजेगा, डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट या उन डॉक्यूमेंट के वो सारे रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स जिन पर प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रही है, जिन पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करती है, उनको छोड़ के जो मजिस्ट्रेट को ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इसके अलावा 161 के जो बयान है उन पर्सन्स के जिनको विटनेस के रूप में प्रोसिक्यूशन एग्जामिन करना चाहता है, तो उनके बयान भी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने वाला ऑफिसर भेजेगा। और सबसेक्शन 6 में ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है उसकी अगर ओपिनियन ये है कि स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट प्रोसीडिंग के सब्जेक्ट मैटर के लिए रेलेवेंट नहीं है या फिर उसका डिस्क्लोजर एक्यूज को किया जाना न्याय के हित के लिए जरूरी नहीं है और या फिर ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, अगर डिस्क्लोज करेंगे तो ये चीज पब्लिक इंटरेस्ट के विपरीत चली जाएगी, तो तब पुलिस ऑफिसर की जो ओपिनियन है विद रीजंस मजिस्ट्रेट को ये कन्वे करेगा एक रिक्वेस्टिंग नोट लगाते हुए कि जो कॉपी आप एक्यूज को भेजेंगे ना उनमें आप ये चीजें मत भेजना। जैसे कि आपको पता ही है सेक्शन 207 में कुछ कॉपीज वगैरह भेजता है मजिस्ट्रेट, तो उनमें से ना ये चीजें रिक्वेस्ट करके पुलिस ऑफिसर एक्सक्लूड करवा सकता है। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी खुद सबसेक्शन 7 में एक्यूज को डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भेज सकता है। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर
ये पाता है ये कोई दिक्कत नहीं है, कन्वीनियंट है ऐसा करना, तो तब सबसेक्शन 5 में जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे या फिर उनमें से जो भी सही लग रहा है उन सभी की या उनमें से किसी की भी कॉपी वो एक्यूज को भेज सकता है। सबसेक्शन 8 ये कह रहा है कि जिस ऑफेंस के संबंध में सबसेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दे दी है उस ऑफेंस के संबंध में कोई भी चीज सेक्शन 173 में नहीं रोकेगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से। और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और एसएचओ को मिलते हैं फर्दर एविडेंस, फर्दर ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो वो अपनी फर्दर रिपोर्ट के साथ, फर्दर चालान के साथ, एडिशनल चालान के साथ उन सभी एडिशनल एविडेंस को जैसा कि तरीका बताया गया उस तरीके से फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को। और फिर सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 6 तक के जो प्रोविजन हमने डिस्कस किए, जहां तक अप्लाई हो सकता है वहां तक वो यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। तो यहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब जो इन्वेस्टिगेशन की गई पहले, फिर उसका रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया, लेकिन फिर बाद में अगर उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये चीज क्या है, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद यहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो कर सकता है पुलिस ऑफिसर, लेकिन री इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि अगर होता क्या है कि एक मर्डर केस में एसएचओ ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मर्डर केस में ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों का टाइम दे सकता है मजिस्ट्रेट। अब 90 दिन हो गए तो वो रिपोर्ट बना के तुरंत भेजेगा मजिस्ट्रेट के पास, फिर इन्वेस्टिगेशन को वो कंटिन्यू कर लेगा, उसी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर लेगा। तो फिर वो हो जाएगी, अब क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो, ये चीज हो जाएगी। फिर जब वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसका एडिशनल चालान बना के जो भी एडिशनल एविडेंस वगैरह मिले उसके साथ वो फिर मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। तो यही चीज है ये। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में अगर सबमिट कर दी गई है रिपोर्ट तो ये रोकती नहीं है सेक्शन 173 के सबसेक्शन 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन को। ये कहा गया था दिनेश दालमिया वर्सेस सीबीआई 2007 के केस में। और अगर कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे रही है तो ऑर्डर देने से पहले कोर्ट को ना एक्यूज को सुनने की जरूरत नहीं है। ये कहा गया था सतीश कुमार नयालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2020 के केस में। इसके अलावा एक केस आया था रिसेंट का देवेंद्र नाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इस केस में कहा गया था कि जो हाई कोर्ट होती है ना वो अपनी इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी डायरेक्शन दे सकती है और री इन्वेस्टिगेशन का भी डायरेक्शन दे सकती है। इसके अलावा एक और केस है लूकोस वर्सेस जोसेफ 2022 का। इस केस में कहा गया था कि ये डिसाइड करने से पहले, क्या डिसाइड करने से पहले कि क्या ग्राउंड है ये विश्वास करने के कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंसीडर करना चाहिए क्या इनिशियल फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट की जाती है 173 के सबसेक्शन 2 में, उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री रिपोर्ट, एडिशनल रिपोर्ट जो सबमिट की जाती है सेक्शन 173 के सबसेक्शन 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो यहां पर आपका होता है कंप्लीट सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। अब यहां पर सेक्शन 174 से लेकर 176 तक के प्रोविजन इंक्वेस्ट के बारे में है। इंक्वेस्ट बेसिकली इन सेक्शंस के तहत होल्ड की जाती है किसी व्यक्ति की डेथ का अपेरेंट कॉज जानने के लिए, और इस चीज के लिए लाइक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम कह रहे हैं कि ये इंक्वेस्ट होल्ड की जा रही है, ये चीज इंक्वेस्ट है। सेक्शन 174 में इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए एम्पावर किया गया है एसएचओ को या फिर किसी भी अदर पुलिस ऑफिसर को जिसको स्पेसिफिकली इस चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हुआ हो। वहीं सेक्शन 176 में वो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होल्ड कर सकते हैं जो कि इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए सेक्शन 174 के सबसेक्शन 1 में बता रखे हैं कॉम्पिटेंट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम या फिर कोई अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली इस चीज के लिए एम्पावर किया हुआ है, या फिर
कोई अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्पेशली एम्पावर किया हुआ है इस चीज के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। तो ये 4 मजिस्ट्रेट बता रखे हैं इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए एम्पावर्ड, और ये इंक्वेस्ट होल्ड करते हैं सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी के तहत। तो सेक्शन 174 कहता क्या है, यहां पर 2 ऑफिसर बता रखे हैं, एसएचओ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज के लिए स्पेशली एम्पावर किया गया कोई अदर पुलिस ऑफिसर। तो इन दोनों की जगह ना हम बोलेंगे क्या, पुलिस ऑफिसर। जब भी मैं पुलिस ऑफिसर बोलूंगी सेक्शन 174 को पढ़ते टाइम तो आप समझ जाना या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है वो। तो कह रहा है सेक्शन 174 कि जब पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्सन सुसाइड कमिट कर लिया है या दूसरे के द्वारा मारा गया है या एनिमल के द्वारा मारा गया है या मशीनरी में मर गया है या फिर एक्सीडेंट की वजह से मरा है या ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिससे रीजनेबल सस्पिशन हो रहा है कि कुछ अदर पर्सन ऑफेंस कमिट किए हैं, तो पुलिस ऑफिसर इस इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली इंटीमेट करेगा उस नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो इंक्वेस्ट होल्ड करने की पावर रखता है। और इंक्वेस्ट होल्ड करने की पावर किस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है, ये हमने डिस्कस कर लिया है सेक्शन 174 के सबसेक्शन 4 में। तो यहां पर पुलिस ऑफिसर बाउंड है ये इंफॉर्मेशन नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इमीडिएटली इंटीमेट करने के लिए, उस नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंटीमेट करने के लिए जिसको इंक्वेस्ट होल्ड करने की पावर है। और जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बना के कुछ और प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट नहीं किया हुआ है, या फिर डीएम या एसडीएम ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर करके जब तक कि कुछ और डायरेक्ट नहीं किया हुआ है, तब तक पुलिस ऑफिसर को ये पावर है यहाँ पे कि वो बिना किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन लिए इंक्वेस्ट होल्ड कर सकता है। यानी कि वो प्रोसीड कर सकता है उस जगह को जहां पर डिसीज पर्सन की डेड बॉडी है और वहां जाके वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है पड़ोस के 2 या 2 से ज्यादा रेस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट की प्रेजेंस में, और वो फिर तैयार करेगा क्या, एक रिपोर्ट जिसको हम कहेंगे इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जिसमें वो बताएगा एपरेंट कॉज डेथ का, और ये डिस्क्राइब करेगा कि डेड बॉडी पर उसको क्या क्या घाव दिखे, क्या क्या फ्रैक्चर, चोटे, इंजरी के मार्क्स वगैरह दिखे, और क्या लगता है उसे कि किस तरीके से या फिर किस वेपन या किस इंस्ट्रूमेंट से इस तरह के मार्क्स बॉडी पर दिए गए होंगे, ये वो बताएगा अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में। और इंक्वेस्ट रिपोर्ट को ना पंचनामा भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे वो साइन करेगा और जो भी यहां पर ये अदर पर्सन है वो साइन करेंगे, या फिर उनमें से कोई भी जो बातें इंक्वेस्ट रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर ने लिखी हैं उनसे सहमत है वो पर्सन उस पर साइन करेगा। और ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट फिर पुलिस ऑफिसर भेज देगा, फॉरवर्ड कर देगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर एसडीएम को। तो यहां पर हुआ ये कि पुलिस ऑफिसर ने इंक्वेस्ट होल्ड की सबसेक्शन 1 में, और सबसेक्शन 1 में ही इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की, और फिर उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर साइन वाइन वगैरह हुए और सबसेक्शन 2 के तहत वो भेजी गई डीएम को या फिर एसडीएम को। तो यहां तक हमने इंक्वेस्ट की बात की और इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बात की। अब सबसेक्शन 3 आता है पोस्टमार्टम के बारे में, यानी कि जो परिस्थितियां बता रखी हैं इनमें से कोई भी अगर एग्जिस्ट करती है तो तब पुलिस ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए जो भी रूल्स वगैरह बनाए हैं उनके अधीन रहते हुए क्या करेगा, बॉडी भेजेगा पोस्टमार्टम के लिए, बॉडी के एग्जामिनेशन के लिए नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अदर क्वालिफाइड मेडिकल मैन अगर अपॉइंट किया हुआ है तो उसके पास, इस चीज का ख्याल रखते हुए कि मौसम कैसा है, क्या डिस्टेंस की वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि बॉडी सड़बड़ जाएगी और एग्जामिनेशन करा के कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए तो क्या परिस्थितियां हैं जिनमें मतलब यहां पर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ऑफिसर भेज रहा है डेड बॉडी। तो पहली परिस्थिति ये हो सकती है कि जिसकी डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है वो एक महिला है जो कि सुसाइड कमिट की है शादी से 7 सालों के भीतर, या फिर महिला की डेथ हुई है
शादी से 7 सालों के भीतर ऐसी परिस्थितियों में जिससे रीजनेबल सस्पिशन हो रहा है कि कुछ अदर पर्सन महिला के संबंध में ऑफेंस कमिट किए हैं, या फिर महिला की डेथ हुई है शादी से 7 सालों के भीतर और महिला के जो रिलेटिव हैं वो रिक्वेस्ट किए हैं कि पोस्टमार्टम कराओ जी, या फिर डेथ का कॉज क्या है इस बारे में कोई डाउट है और उसको क्लियर करने के लिए पोस्टमार्टम कराना है, तो तब पोस्टमार्टम यहाँ पे कराया जाएगा। या फिर पुलिस ऑफिसर को किसी अदर रीजन की वजह से पोस्टमार्टम कराना लग रहा है एक्सपीडियंट, तो तब। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 में जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार हो रही थी और सबसेक्शन 2 में इंक्वेस्ट रिपोर्ट भेजी जा रही थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम के पास, और सबसेक्शन 3 में जो पोस्टमार्टम हो रहा है तो उसकी भी क्या होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी ना। तो जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है ये कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होती है। ये कहा गया था मधु वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2014 के केस में, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती हैं। ये कहा गया था स्टेट वर्सेस ज्ञान सिंह 1981 के केस में। तो ध्यान रखना कि ये सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती हैं। इसके अलावा एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि सेक्शन 174 के तहत जब इंक्वेस्ट होल्ड की जा रही है तो तब पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा है और उस दौरान अगर किसी विटनेस के वो बयान रिकॉर्ड कर रहा है तो वो बयान सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी के एम्बिट में आएंगे। मतलब वही चीज कि उन पर विटनेस को साइन करने की जरूरत नहीं है, उन पर विटनेस से साइन करने के लिए रिक्वायर नहीं किया जाएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज किए जा सकेंगे। तो इस तरह से सेक्शन 162 के प्रोविजन विटनेस के इन बयानों के ऊपर भी अप्लाई होंगे। बट एसएचओ साहब ने इंक्वेस्ट के दौरान जो एक्चुअल में खुद से परसीव किया, खुद के सेंसेस से परसीव किया डेड बॉडी से, तो वो आपका सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी के प्रव्यू में नहीं आएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो यहां पर आपका सेक्शन 174 होता है कंप्लीट। सेक्शन 175 में क्या रखा है कि जब इंक्वेस्ट होल्ड कर रहा है सेक्शन 174 में पुलिस ऑफिसर, तो जैसे कि वहां पे कहा है ना सेक्शन 174 में कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा पड़ोस के 2 या 2 से ज्यादा रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट की उपस्थिति में। तो उनको वो कैसे बुलाएगा, उनको बुलाने के लिए यहां पर पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई है कि वो रिटन ऑर्डर दे सकता है, और रिटन ऑर्डर देके वो उनको समन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए कि आ जाओ। और साथ ही अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन केस के फैक्ट से एक्विंटेड है तो उनको भी वो समन कर सकता है रिटन ऑर्डर देके इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए। और जिसको भी समन किया गया है वो बाउंड होंगे इन्वेस्टिगेशन को अटेंड करने के लिए और पूछे गए सभी क्वेश्चन का सही सही जवाब देने के लिए। अगर वो रिफ्यूज करते हैं क्वेश्चन का आंसर करने से तो उनके ऊपर लग सकता है एपीसी का सेक्शन 179, या फिर वो फॉल्स आंसर दे रहे हैं तो वो पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी में। बट ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने से वो मना कर सकते हैं जो कि इस नेचर के हैं कि उनका आंसर करने की वजह से उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्ज एक्सपोज हो सकता है, या फिर पेनल्टी एक्सपोज हो सकती है, या फॉरफीचर की उनकी लायबिलिटी एक्सपोज हो सकती है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने से रिफ्यूज करने का राइट उन्हें मिला हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के क्लोज 3 में, और उसी को यहां पर प्रोटेक्ट किया गया है ये लाइन लिख के कि इस तरह के क्वेश्चन आंसर करने की उनको जरूरत नहीं है। बाकी सब सेक्शन 2 इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 176 में डेथ का कॉज पता करने के लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है और इसको कहते हैं हम इंक्वेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। सेक्शन 174 में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था डेथ का अपेरेंट कॉज जानने के लिए, तो उसको हम कह रहे थे इंक्वेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, तो वो थी सेक्शन 174 में, और इंक्वेस्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा हो रही है सेक्शन 176 में। तो है क्या चीज ये है यहाँ पे कि सेक्शन 174 के सबसेक्शन 3 में क्लोज फर्स्ट वाली
या क्लोज सेकंड वाली जो परिस्थिति है ना, उनमें से कोई भी अगर एग्जिस्ट कर रही है। क्लोज वन वाली वो कि मतलब जो महिला है वो शादी से 7 सालों के भीतर सुसाइड कमिट कर ली है, या फिर क्लोज सेकंड वाली परिस्थिति है कि जो महिला की डेथ हुई है शादी से 7 सालों के अंदर, ऐसी परिस्थितियों में डेथ हुई है जिनसे रीजनेबल सस्पिशन हो रहा है ये कि महिला के साथ कुछ पर्सन ने अपराध वगैरह किया है। तो इन दोनों में से कोई भी परिस्थिति अगर होती है तो तब इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए जो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होता है ना, उनमें से नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर मैंडेटरी है यहां पर डेथ का कॉज जानने के लिए इंक्वायरी करना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बजाय। वहीं सेक्शन 174 के सबसेक्शन 1 में जो परिस्थितियां बता रखी हैं उनमें इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए जो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होते हैं उनमें से कोई भी मजिस्ट्रेट डेथ का कॉज जानने के लिए इंक्वायरी कर सकता है। इंक्वायरी करना उसके लिए यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, वो इंक्वायरी कर सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बजाय। और अगर इंक्वायरी इन दोनों में से कोई भी यहां पर करता है तो ऑफेंस की इंक्वायरी के लिए जो पावर होती हैं उनको, वही पावर इस इंक्वायरी में उनको होगी। सबसेक्शन 1A में ये कहा गया है कि अगर या तो पुलिस कस्टडी में या फिर सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट ने या कोर्ट ने अगर किसी अदर कस्टडी में डिटेंशन को ऑथराइज किया है, तो इन दोनों में से किसी भी कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति मरता है या कोई व्यक्ति डिसअपियर होता है या किसी महिला के साथ रेप कमिट किया जाता है, तो तब पुलिस जो इंक्वायरी कर रही है या इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके साथ साथ जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है वहां का लोकल जुरिस्डिक्शन जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास है उसके ऊपर मैंडेटरी है कि वो इंक्वायरी करेगा। ऐसे मामले में पुलिस तो कर रही है, उसके साथ साथ वो भी करेगा, इन एडिशन वो भी करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है उस एरिया का, इन दोनों में से जिसको भी जुरिस्डिक्शन है। और इस कॉन्टेक्स्ट में एक केस है PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 16 गाइडलाइंस दी थी पुलिस एनकाउंटर के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना उसके लिए। और उन गाइडलाइन में से एक गाइडलाइन ये भी थी कि अगर डेथ होती है पुलिस फायरिंग में तो तब अंडर सेक्शन 176 मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी कंडक्ट की जानी चाहिए और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जानी चाहिए जिसको मामले का कॉग्निजेंस लेने की पावर है सेक्शन 190 ऑफ CRPC में। तो ये इस केस में कहा गया था। और ध्यान ये रखना है आपने कि सबसेक्शन 1A जो अभी हमने पढ़ा और सबसेक्शन 5 जो हम लास्ट में पढ़ेंगे सेक्शन 176 में, ये इंसर्ट किए गए थे बाय द CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005। और ये अमेंडमेंट एक्ट जैसे कि 2006 में इन्फोर्समेंट में आया था, तो अगर ये पूछे कि ये दोनों सबसेक्शन सेक्शन 176 में कब इनकॉर्पोरेट हुए थे, कौन से साल में इनकॉर्पोरेट हुए थे, तो हुए थे ये 2006 में। किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इनकॉर्पोरेट किए गए थे, तो अमेंडमेंट एक्ट था आपका CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सबसेक्शन 5 में देखो ये चीज कही गई है कि इनमें से कोई भी अगर इंक्वायरी कर रहे हैं और पुलिस वगैरह है तो फिर अगर वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही है सबसेक्शन 1A में जो परिस्थिति बता रखी है उसमें, तो तब पर्सन की डेथ से 24 घंटे के अंदर इनकी जिम्मेवारी बन रही है ये यहाँ पर कि ये पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे डेड बॉडी को नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए अगर कोई अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन अपॉइंट किया हुआ है तो उसके पास। और ये चीज करनी मैंडेटरी है जब तक कि कोई रीजंस ना हो ऐसे जिनकी वजह से ये चीज करना पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या रीजंस हैं वो राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे आपका सबसेक्शन 5। अब जो बीच में सबसेक्शन रह गए हैं उनको निपटा लेते हैं। सबसेक्शन 2 में देखो ये कहा गया है कि इंक्वायरी जो मजिस्ट्रेट कर रहा है ना यहाँ पे, अब वो एविडेंस जो उसने लिए हैं मामले के संबंध में उनको वो रिकॉर्ड कैसे करेगा। तो कोई भी तरीका जो CRPC में बताया गया है ना, जो केस की परिस्थितियों के लिए सही है,
उस तरीके से ही वो एविडेंस को यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। और तरीके जो बता रखे हैं ना एविडेंस को रिकॉर्ड करने के, कहाँ बता रखे हैं, तो आप देख सकते हो इस बारे में चैप्टर नंबर 23 ऑफ सीआरपीसी। सबसेक्शन 3 कॉर्पस डिलिक्टाई के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहां पर देखो पता क्या चीज है, यहां पे कह रहे हैं कि मान लो हुआ ये, किसी की ना डेथ हुई, मान के चलो किसी की डेथ हो गई, अब उस व्यक्ति को ना दफना दिया जा चुका है, दफना दिया गया, तो कब्र में से भी ना उसकी डेड बॉडी को निकलवा सकता है मजिस्ट्रेट, अगर उसको ऐसा करना डेड बॉडी के एग्जामिनेशन के लिए सही लग रहा है, ताकि डेथ का कारण पता चल सके उसकी, और जो निकाली गई है डेड बॉडी फिर उसको वो एग्जामिनेशन के लिए भेज सकता है। सबसेक्शन 4 में ये कह रहे हैं कि इस सेक्शन के तहत जो इंक्वायरी की जा रही है, तो उस इंक्वायरी में डिसीज के रिलेटिव का अगर नाम पता है, एड्रेस पता है, तो तब मजिस्ट्रेट के ऊपर जिम्मेवारी है कि जहां तक पॉसिबल हो वहां तक कोशिश करे कि भाई बता दे उनके रिलेटिव को कि ये इंक्वायरी हो रही है, और उनको अलाउ करे कि भाई इंक्वायरी के दौरान आप उपस्थित रह सकते हैं जी। और यहाँ पर रिलेटिव का मतलब क्या है, वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो डिसीज है ना, जो मृतक है उसके वो पेरेंट्स हो सकते हैं, या उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं, या उसके भाई या बहन हो सकते हैं, या उसकी लाइफ पार्टनर जिसे कहते हैं हम, पत्नी या पति, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 176 होता है कंप्लीट। इस सेक्शन के साथ आपका चैप्टर नंबर 12 होता है दी एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आईपीसी सीआरपीसी इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए तो आप उस वीडियो कोर्स को परचेज करने के लिए या तो मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर, या फिर आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों के वीडियो कोर्स के अलावा काफी सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी मैंने लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उनके पीडीएफ नोट अवेलेबल हैं, तो वो भी आप परचेज करने के लिए, उनके बारे में डिटेल लेने के लिए आप या तो मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं सीआरपीसी के अगले वीडियो लेक्चर में।